की थी। कल हमने इस चीज़ पे भी बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट के जो हैं एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से कल बात की। आज का जो अपना सेशन है इसको मैं कंडक्ट कर रहा हूँ बाय कीपिंग इन फोकस नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइकवाइज। मेरे जहन में जो बातें हैं उसके अंदर ये है कि थॉमस एंड किलमैन ने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कुछ स्ट्रेटजीज दी, कुछ फिलोसफीज दी, उसके ऊपर बात की जाए। इसके बाद मैं इसे वाइंड अप कर दूंगा। आज हम फिर इसके बाद जैसे ही इसको सम अप कर लेते हैं, हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है निगोशिएशंस का टॉपिक। तो फिर ना हम निगोशिएशन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्लाइड तो मैं शेयर कर चुका हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द बेटर स्ट्रीम ऑफ डाटा मैं अपनी जो पिक्चर है उसको हटा रहा हूँ, यहाँ से कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जो कि हमारा टॉपिक है। तो देखिए, ये जो टॉपिक हमारा कल आपके सामने था ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्ट्रक्टिव, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मैनेजमेंट के लिए चैलेंजेस क्या है, ये बात कर लेंगे। आज का हमारा काम जो है वो यहाँ से शुरू होता है जहाँ हम कहते हैं डीलिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ पे जो है वो आपके सामने डीलिंग कॉन्फ्लिक्ट में मैंने जैसा पहले आपके साथ जिक्र किया, इनका नेम थॉमस एंड किलमैन इन देयर बुक वो कहते हैं कि क्रिएटेड किए हैं उन्होंने 5 डिफरेंट सिचुएशंस, जिसके अंदर वो कहते हैं कि नो टू इंडिविजुअल हैव एग्जैक्टली द सेम एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर। जब हम रिजॉल्व करते हैं इशू को तो दो जो पार्टीज हैं हमेशा उनकी सेम डिजायर और एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कुदरती है, यानी ये नहीं हो सकता कि इंसान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोचे कि हो ही नहीं सकता। असल में बात ये कि जो पुराने क्लासिकल लोग थे ना, क्लासिकल लोगों का ये कहना था कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छी बात है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गुड। तो उनका ये ख्याल था कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आगे बढ़े तो ह्यूमन रिलेशन स्कूल आया, तो ह्यूमन रिलेशन स्कूल ने ये बात मानी कि जी ये तो नहीं हो सकता कि इंसान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल पार्ट है, तो इट इज़ अनअवॉइडेबल। तो ह्यूमन रिलेशन स्कूल ने कहा कि ये अनअवॉइडेबल। लेकिन मॉडर्न्स का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट का जो है हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, इस पर वर्कआउट करना चाहिए और इसे फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करके इसका फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ जो मामला है वो ये नहीं है। यहाँ तो मामला ये चल रहा है कि जो थॉमस एंड किलमैन ने आइडेंटिफाई किए 5 की स्टाइल्स ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, आप उसके ऊपर बात करें कि 5 कौन से स्टाइल्स। तो एक्चुअली आज की जो हमारी स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होती है कि व्हाट आर दीज 5 स्टाइल्स। ये जो 5 स्टाइल हैं हकीकत में कौन से 5 स्टाइल हैं, इनके ऊपर बात करना जो है ये हमारी आज की ज़रूरत है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कंपेटिटिव। देखिए कंपेटिटिव का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें मुकाबला शुरू हो जाए, कंपटीशन शुरू हो जाए। इसमें 3 चीजें प्रोमिनेंट हैं। कहते हैं जी कि जो इशू है, जो मसला है, उसकी वैल्यू एक पार्टी के लिए तो वो हाई है, यानी जो पार्टी इन्वॉल्व है कॉन्फ्लिक्ट में उसके लिए इस इशू को हल करना, इस गोल को अचीव करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ उसके लिए जो ताल्लुकात हैं दूसरी पार्टी से उसकी कोई अहमियत नहीं है। लो, अब ये बड़ी अहम बात है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो गोल हासिल होना है उसकी जो डिजायर है या उसकी जो वैल्यू है वो तो हमारी नजर में हाई है, लेकिन जिस पार्टी के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेशनशिप की हमें कोई अहमियत नहीं है। तो नेचुरली जब ये दो चीजें होंगी कि पार्टियां हम नहीं है, मकसद बड़ा अहम है, तो हमारा मकसद ये होगा कि मैं जीतना चाहता हूं और आपको हराना चाहता हूं। यानी मेरी विन विन नहीं है अगर आप भी विन करें, मेरी विन तब विन है कि आप लूज करें। यानी मेरी विन के लिए जरूरी है, यानी आप ये कह लीजिए होता है ना प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है,
कि अगर मैं विन करूंगा तो यू लूज एंड इफ यू विन आई विल लूज। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में से एक हो सकता है, एक नहीं हो सकता। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल जहां मकसद का हासिल करना जरूरी है लेकिन दूसरी पार्टी से ताल्लुकात की कोई अहमियत नहीं, तो आप कहेंगे आई विन यू लूज। इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल जो है वो हमारी तरफ से नहीं, इंडियन एस्पेक्ट अबाउट कश्मीर, इंडिया का जो एस्पेक्ट्स हैं अबाउट कश्मीर बिल्कुल यही है कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कश्मीर को हासिल करना ये गोल है, इसकी जरूरत हमें हाई है लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं, इसलिए वो हमेशा चाहते हैं कि वो जीतें और पाकिस्तान लूज करे। तो इस तरह की जो दुश्मनी क्रिएट होती है इससे हमेशा रास्ते जुदा हो जाते हैं, इससे रास्ते जुदा हो जाते हैं। तो फिर एक पार्टी लेफ्ट जाएगी तो एक पार्टी राइट जाएगी, इससे कभी भी मसला हल नहीं होता। तो एक तो ये होगी कंपेटिटिवनेस। दूसरा जो मसला है या दूसरी जो बात है उसके अंदर आ जाता है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज की सिचुएशन पे जो लोग होते हैं, जैसे कि ये सिचुएशन देख लीजिए, कंप्रोमाइज की सूरत हाल में जो लोग होते हैं उनके लिए गोल को हासिल करना हाई नहीं बल्कि इसकी वर्थ मीडियम होती है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। और रिलेशनशिप की अहमियत भी इनकी नजर ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा होती है। तो जब ताल्लुकात खत्म भी नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहते और गोल भी पूरा भी नहीं हासिल करना चाहते, अगर हाफ भी हासिल हो जाए तो तब भी ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि मैं भी विन करूं और आप भी विन करें, आई विन यू विन। सो द बेस्ट स्ट्रेटेजी कि आप भी विन करें और वो भी विन करें। तो इसको कहते हैं कंप्रोमाइज, इसको कहते हैं ऐसा हल निकालना जिसमें के हाफ एंड हाफ मसला रिजॉल्व हो जाए। तो अब इस सेंस में अगर आप सोचते हो तो पहली स्ट्रेटेजी में क्या था कि आपने कहा कि गोल बड़ा हाई है और रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा आप कहते हैं आई विन यू लूज। लेकिन जब गोल की वैल्यू भी हाई नहीं है, मॉडरेट है, रिलेशनशिप की वैल्यू भी हाई नहीं मॉडरेट है, तो आप कहते हैं ठीक है यार ऐसी सूरत हाल निकालते हैं, आधा तुम ले लो आधा हमें दे दो, क्रिएट अ विन विन सिचुएशन बोथ पार्टीज में। अब आ जाता है अवॉइडिंग। अवॉइडिंग ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जो गोल हासिल होना है उसकी कोई अहमियत नहीं है, बहुत लो है, बहुत लो है, और रिलेशनशिप की वैल्यू भी आपकी नजर में बहुत लो है, तो आप कहते हैं आई लूज यू विन। यानी ये भी बड़ी अजीब अप्रोच है कि आप दूसरे को विन दे रहे हैं और खुद लूज कर रहे हैं। अब मैं एग्जाम्पल दे नहीं सकता यहाँ पे, वरना एग्जाम्पल जो जिस तरह की मैंने तस्वीर लगाई है उससे काफ़ी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे आपके नज़दीक इशू को रिजॉल्व करने में भी आपका इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशनशिप बढ़ाने में भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कहते हैं अच्छा भाई जो कुछ है आई लूज यू विन। तो एक आध कमेंट्स आ ही गया, नहीं वो पीपल आर स्लीप, कोई नहीं सुनता क्योंकि दोपहर का वक्त है और मैं ड्राइंग रूम में बैठा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। असल में इस वक्त लाहौर में शदीद गर्मी है और मेरा जो अपर फ्लोर है वो तो बिल्कुल तपा हुआ है गर्मी के साथ। और अगर आप कहें कि सर एयर कंडीशनर लगा लें तो भाई इतने बड़े फ्लोर पे एयर कंडीशनर लगाने में जो इलेक्ट्रिसिटी के हालात है बड़ा ख़र्चा आता है। तो देयर फॉर आई एम शिफ्टेड, मैं अपने रीडिंग रूम यानी अपनी स्टडी को छोड़ के इधर नीचे, और यहाँ मैं ड्राइंग रूम को यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को लेक्चर पढ़ाने के लिए। और ये एक पहले टीवी ट्रॉली थी, उसमें मैंने एक शीशा रख के वक्ती तौर पे एक स्टूडियो सा बना दिया जहाँ बैठ के मैं आपको लेक्चर दे रहा होता हूँ। एनीवे तो ये सब फार है, ये बड़ा दूर है, इससे पीछे 2 बेडरूम है, आगे फिर एक किचन है, टीवी लॉन्च है, उसके मैं आखिर लास्ट एज में बैठा हूँ गाड़ी के कोच से भी पीछे तो लेफ्ट साइड के। हाँ आई एम वेरी सेफ अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई फील लेकिन बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता कि वो कब आ जाए। अच्छा तो बहरहाल बच्चों बात हम ये कर रहे थे कि ऐसी सूरत में जब रिलेशनशिप बचाना भी कोई अहम नहीं है और मकसद को हासिल करके भी आप कहते हैं क्या करना है, तो आप कहते हैं अच्छा भाई ऐसी सूरत हाल पैदा कर लेते हैं कि मैं भी लूज करता हूँ तुम भी लूज करो, बोथ आर लूज।
ठीक है जी, वो कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, दोनों में से एक काम भी नहीं करने देंगे। तो ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे कि खुद तो जीतना नहीं, दूसरे को भी जीतने नहीं देना। तो ये एक सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब आप आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ एक कोलैबोरेशन हो जाता है। अब कोलैबोरेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके लिए गोल की वैल्यू भी हाई होती है और रिलेशनशिप की वैल्यू भी हाई होती है, दोनों ही हाई होती है। आपने ताल्लुक भी बचाना है और आपने मकसद भी हासिल करना है, यानी दोनों काम होने। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, जब अपना ताल्लुक बचाना भी ज़रूरी हो और गोल की अहमियत भी बहुत ज़्यादा हो, तो आप एक कोलैबोरेशन पैदा करते हैं, फिर आप ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे दूसरी पार्टी का भी नुकसान ना हो। तो इसको कहते हैं रियल विन विन सिचुएशन। इससे पहली जो विन विन सिचुएशन थी ना, वो ये थी कि आई विन सम यू विन सम, यानी मींस दोनों विन विन नहीं कर रहे थे कंप्रोमाइज में। कंप्रोमाइज में ये था कि आधा तुम ले लो आधा हम ले लेते हैं, कुछ तुम जीत जाओगे कुछ हम जीत जाएंगे, गिव एंड टेक हो जाता है। एक्चुअली कंप्रोमाइज कहते हैं उसे ना, जिसे क्या आप कहते हैं गिव एंड टेक, ठीक है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो कि दोनों पार्टीज की एक दूसरे के लिए भी अट्रैक्शन ज्यादा हो और फिर आप चाहते नहीं कि दूसरी पार्टी भी हारे और खुद भी नहीं हारना चाहते, तो फिर वो कहते हैं ना व्हेन देयर इज विल देयर इज वे। जब इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है तो फिर रास्ते निकल आते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिसमें बोथ पार्टीज विन विन सिचुएशन में चली, तो यू गो थ्रू दैट। अब जो पांचवी सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं अकोमोडेट। पांचवी सिचुएशन जो है उसको हम कहते हैं दिस इज अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट। और जब गोल इंपॉर्टेंट ना हो, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो आप कहते हैं ठीक है यार, आई विल लूज यू विल गेन, आप सारा जो है अपोनेंट को दे देते हैं। ठीक हो गई बात। अब जरा एक दफा रिपीट कर लेते हैं। फिफ्थ वन यहाँ मैंने 5 नंबर नहीं लगाया, तो हम शुरू से अगर स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ से शुरू किया कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे लिए गोल बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे आई विन यू लूज, आप मैं विन करूँ आप लूज करें। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि रिलेशनशिप भी मीडियम इंपॉर्टेंस रखता है और मॉडरेट इंपॉर्टेंस जो है आपके लिए गोल रखता है, तो आप कहते हैं कुछ आप ले लो कुछ मुझे दे दो, कुछ यानी हाफ विन फॉर बोथ। अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है जहाँ पे ना तो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए गोल इंपॉर्टेंट है, तो कहते हैं मैं भी लूज करूंगा और तुम भी लूज करो, दोनों लूज करो। और कोलैबोरेटिव ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पार्टी भी अहम है और गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप हर सूरत ऐसा रास्ता अडॉप्ट करेंगे जिसमें दोनों के लिए विन विन हो। और पांचवा ये है कि अकोमोडेटिव, जहाँ पे ये होता है कि रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस हाई है लेकिन गोल की अहमियत लो है, तो ऐसी सूरत आप कहते हैं मुझे गोल चाहिए नहीं, सारा तुम ले लो, तो अदर पार्टी विन। सो दिस इज द 5 डिफरेंट स्ट्रेटजीज। इसके अंदर एक फिगर वर्क किया उन्होंने जो कि आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज और बाकी सारी इसके सामने रखी हुई है। तो ये है जो आप कहते हैं कि सिचुएशन क्या है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तक तो हमने जो है थॉमस एंड किलमैन की 5 स्ट्रेटजी पढ़ ली। यहाँ से हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ से जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आपके सामने रखा हुआ है। सर डेलीगेटिंग में भी विन विन होता है। यस, आप देखिए आप एक इररेलेवेंट चीज को दूसरी के साथ मिला रहे हैं, इससे कॉन्सेप्ट काफी कंफ्यूज हो जाएगा आपका। तो शेख उस्मान मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डेलीगेटिंग को इसके साथ मैच ना करें, वरना वो भी नहीं याद होना और ये भी नहीं होना, तो दोनों मुख्तलिफ चीज़ों को बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यूनानिमस अटेंडी कह रहे हैं कि गर्मी सर बहुत है। हाँ यार ये तो है। छुट्टी करते हैं ये भी विन विन सिचुएशन है। नहीं नहीं, छुट्टी विन विन सिचुएशन नहीं है। आईसीएम में आईसीएमपी की जो मैनेजमेंट है ना बच्चे, तो वो आपको छुट्टी करने का फिर बाद में जो है मेरे कान भी पकड़ा सकती है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इतनी भी आज़ादी अच्छी नहीं है। हाँ अगर जेन्युइन रीज़न हो, अल्लाह ना करे,
फिर तो चलें छुट्टी की वजह बनती है। और वैसे आपस की बात है, मेरी कोशिश भी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस पढ़ाता रहूँ कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी पैदा हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो जो है कोई छुट्टी करनी पड़े तो हो भी जाए। चूँकि लाहौर में आई एम लिविंग हियर इन ये है ना वलेंशिया वाली साइड जो है यहाँ पे मैं रहता हूँ। डीएचए रहबर के सामने मेरा टाउन है। डीएचए नहीं है, डीएचए रहबर डिफेंस रोड के ऊपर ये इंजीनियर्स टाउन। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मेरे जो 2 लेन छोड़ के बैक डोर नेबर है, वहाँ एक बुजुर्ग औरत का कोरोना से इंतकाल हो गया। और अभी मैं कल की बात मुझे पता नहीं चला कि एक और जानने वाले थे, नमाज पढ़ने जाते थे मस्जिद में, वो भी कोई 2 गली और छोड़ के उनका भी कोरोना से इंतकाल हो गया। वो इंजीनियर से और वापस से रिटायर्ड थे। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान को काम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पता नहीं आगे क्या हालात होते हैं और कौन बचता है कौन नहीं बचता। तो बेहतर है कि बंदा काम पे लगा रहे। चूँकि बहरहाल अल्लाह खैर रखे। चूँकि आप तो यंग लोग हैं, यंग लोगों को तो है कोरोना नहीं इतना इफेक्ट करता। तो बहरहाल एनीवे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बात बयान करता हूँ, आगे चलता हूँ। तो वो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन जिसमें बीमारी का कोई पता नहीं है, हालात का कोई पता नहीं, तो डू योर वर्क एट टाइम, डू योर वर्क बेस्ट। ये जो काम है वो कंप्लीट ही होते हैं। अच्छा बच्चों, एनीवे तो आप मेरे लिए भी दुआ किया करें, ठीक है? और अपने लिए तो खैर आपके लिए दुआ मैं कर दूंगा। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपकी मंजिल हासिल करने में, और अल्लाह ताला आपको स्टडीज़ में कामयाब करे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आप मेरे लिए दुआएं किया करें। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि एक बच्चा कह रहा है सर आप हमारे से कोई 10-15 साल ही सीनियर होंगे, यार तूने आज मेरा खून बहुत बढ़ा दिया है, तो तू मेरा वजन भी बढ़ाएगा। तो आई थिंक नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा मैं आई थिंक आई एम एटलीस्ट 18 ईयर 19 ईयर 20 भी हो सकता है, मैं 20 ईयर आपसे बड़ा हूँ शायद, बट गॉड नोस वेल। अच्छा एनीवे, तो अल्लाह नोस वेल कि क्या मसला है। एनीवे वापस आते हैं। अच्छा, इस पे ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है रेजोल्यूशन स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल ये है कि देखिए आपका रवैया असर्टिव होना चाहिए। अच्छा, असर्टिव का मतलब पता नहीं क्यों मेरा समझाने को दिल चाह रहा है कि तफसील से समझाऊं। कभी कभी ना टीचर का दिल चाह रहा होता है ये टॉपिक में। असल में मैंने जिंदगी में नोट किया है कि 3 तरह के रवैये मैंने बहुत देखे हैं। एक होता है अग्रेसिव रवैया, और एक होता है असर्टिव रवैया, और एक होता है पैसिव रवैया। मैंने इन 3 रवैयों में एक चीज देखी जो जिससे मैं कंक्लूड कर लेता हूँ कि ये रवैया कैसा है। देखिए, इंसान के सामने बिहेवियर में ना 2 चीजें होती हैं। एक होता है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है दिफा करना, प्रोटेक्ट ओन इंटरेस्ट, यानी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। और दूसरा होता है प्रोटेक्ट अदर्स इंटरेस्ट, दूसरे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, अदर्स प्रोटेक्ट अदर्स इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो आप ये कहते हैं प्रोटेक्ट ओन इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट अदर्स इंटरेस्ट। अगर कोई बंदा दूसरे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे और अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना करे तो ये पैसिव रवैया है। मैं दोबारा बोलता हूं, दूसरे का रवैया, दूसरे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, यानी ओन इंटरेस्ट जो है उसको नहीं वॉच आउट कर रहा। तो एक बंदा अगर अपना इंटरेस्ट वॉच आउट नहीं कर रहा, दूसरे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो पैसिव है। ठीक है जी। लेकिन अगर वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा, तो अग्रेसिव है। ये दोनों ही रवैये गलत है। इस दोनों रवैयों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है। इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज करेगा, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज करेगा। मुझे पता है आपके ज़हन में सवाल आ गया, बस 1 मिनट बोल देते हैं। बात यह है कि अग्रेसिव हो गए, आपने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया, दूसरे के मफाद का ख्याल नहीं किया, तो उसी वक्त कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये तो आपको तो समझ आ गई होगी बात की कि फर्ज कीजिए कि फर्ज कीजिए आप अपने घर आते हैं और आप घर आके गाड़ी से नहीं उतरते
वहीं से हॉर्न बजा के गेट खुलवाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अग्रेसिव हैं, आप पड़ोसी के हुकूक का ख्याल नहीं कर रहे, उसके बच्चे उठ जाएंगे, ठीक है, तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं, तो ये अग्रेसिव रवैया, ठीक है जी, तो दूसरे के राइट्स का आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन पैसिव रवैया क्यों कॉन्फ्लिक्ट का, एग्रेसिव तो समझ आ गया कि कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बनता है, तो पैसिव क्यों बन जाता है? पैसिव इस तरह बन जाता है कि इंसान जो है ना, मतलब वो मुझे याद है मैं घर में सबसे छोटा था, तो जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना ईद पे, तो मेरी बारी सबसे आखिर में आती थी। अब होता ये था कि जब तक मेरी बारी आती थी तो वो बजट शॉर्ट हो जाता, तो शॉर्ट बजट होने की वजह से अक्सर ये होता था कि मुझे जूती सेल में से लेनी पड़ती थी, बाकी सारे अपनी पसंद की ब्रांड से ले लेते थे। तो वो एक दफा मैं नहीं बोला, दूसरे साल नहीं बोला, तीसरे साल नहीं बोला, एंड पे आके मैंने कहा यार इन्होंने तो मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। तो फिर उसके बाद मैंने लंबा फटका डाल दिया, मैंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। अब ये इशू जो है इंडिया के साथ हमारा पानी पे ये इशू हुआ है। पहले उसने पानी थोड़ा रोका, फिर उसने ज्यादा रोका, फिर उससे ज्यादा रोका, वो पानी रोकता गया, हम पैसिवली उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, अपना इंटरेस्ट वॉच ही नहीं कर रहे। अब सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि डर ये है कि कहीं पानी की तकसीम पे कहीं एटमी जंग ना शुरू हो जाए। तो ये पैसिव रवैया भी जो होता है अच्छा नहीं होता, और एग्रेसिव भी अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा रवैया जो है वो असर्टिव होता है कि अपने भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, दूसरे के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ये वाहिद रवैया है जिससे कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूज हो जाता है, अगर हो भी तो डिफ्यूज हो जाता है और परमानेंट ग्राउंड पे हो जाता है। तो आज के बाद याद रखना, ना तो आपने एग्रेसिव होना है कि अपना हक प्रोटेक्ट करें, दूसरे का ना करें, और ना ही आपने पैसिव हो जाना है कि अपना हक छोड़ के दूसरे का हक जो है वो आप देने लग जाए, और ना ही आपने जो है दोनों में से एग्रेसिव भी नहीं असर्टिव नहीं, सबसे एग्रेसिव भी नहीं पैसिव भी नहीं। आपने हमेशा असर्टिव रवैया अडॉप्ट करना है, अपना भी हक का दफा करें, दूसरे के हक का भी दिफा करें, ताकि कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूज हो जाए। ठीक हो गई बात बच्चों? अब आगे ये है कि हमेशा जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, इसके अंदर अल्टरनेट तलाश करना, यानी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई मेडिएशन की सूरत हाल बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स यू हैव, सजेशंस। और फिर ये है कि फैसिलिटेट करना, लेट्स टॉक, बात करना। देखिए बात करेंगे तो बात खुलेगी, बात करेंगे तो बात प्रॉब्लम सामने आएगा, बात करेंगे तो बड़े से बड़ा मसला जो है सामने आएगा, और फिर वो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो हल हो जाएगा। अब एक चीज होती है, इसको आप कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी ये होता है, जिसको मैंने कल शायद बताया था आपको, एम्पैथी का मतलब होता है अंग्रेजी में, उर्दू में ये मतलब होता है दूसरे की जगह होकर सोचना, दूसरे की जगह होकर सोच रहा हूँ मैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टैंड इनटू द शूज ऑफ द अदर, स्टैंड इनटू द शूज ऑफ द अदर। तो इसका जो तर्जमा है वो ये है कि दूसरे की जगह होकर सोचना। लेकिन अगर आप लफ्जी तर्जमा करोगे तो वो गलत हो जाएगा, उसका मतलब है दूसरे के जूते पहन के देखना। तो दूसरे के जूते मस्जिद में अक्सर लोग पहन के निकल जाते हैं, वो वाली बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि स्टैंड इनटू द शूज ऑफ द अदर, के दूसरे की जगह होकर सोचना कि उस पे क्या बीत रही है, उसके क्या हालात, ये वो बात है। फिर उसके बाद ये है एक्टिव लिसनिंग, इंटरव्यूइंग करना, बातों को सुनना, एक्टिव लिसनर होना। और फिर एक्टिव लिसनर के साथ साथ ये भी है कि बात की तह तक पहुंचना, और पहुंचने के बाद जो है उसके लिए कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचना कि यार इस मसले का कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कोई ऐसा हल तलाश कर लिया जाए जिससे सारा मसला रिजॉल्व हो जाए। और फिर ये है कि एक चीज बड़ी जरूरी है कि सारे मसले हल होते हैं जब आप अपने आप को अकाउंटेबिलिटी में रखते हैं। अब ये जो खूबसूरत से बंदे की तस्वीर यहाँ लगी हुई है, इसकी अकाउंटेबिलिटी को देखते हैं तो इसकी ये जो फिंगर है, इसका रुख किसकी तरफ है? रुख किसकी तरफ है? अपनी तरफ है। यानी आप अपने सामने अपने आप को अकाउंटेबल रखें तो आप दूसरों के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। अगर आपकी अपनी अदालत सख्त होगी तो वो आपको दूसरों के साथ ज्यादती करने नहीं देगी, और ये बड़ी अच्छी बात है।
मेरी ये आदत है, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि गाड़ी चलाने से पहले, वैसे तो एक दुआ होती है ना जी, सवारी चलाने की दुआ होती है, ठीक है ना। उसके अलावा भी मैं एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे दूसरों के गज़ब से बचाए और मेरे हाथों से किसी का नुकसान ना हो। यानी ना तो कोई दूसरा मेरा नुकसान करे, ना मेरे हाथ से किसी दूसरे का नुकसान। कि चूँकि जब कोई दूसरा मेरा नुकसान करता है तो मुझे गुस्सा आता है, और गुस्से के मामले में यूसी जो हम लोग होते हैं, सारे पाकिस्तानियों को आप जानते ही हैं, और सेकेंडली आई बिलोंग्स टू राजपूत फैमिली, तो गुस्सा आता है। और अगर दूसरे का नुकसान मैं कर दूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा ज़मीर मुझे जगा के इतने जूते मारता है, इतनी मेरी पिटाई करता है कि ये तूने क्या किया, किसी के साथ ज़्यादती की। तो ये दोनों ही बातें मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो मैं फिर दुआ करता हूँ, तो इंसान अपने सामने जब अकाउंटेबल होता है तो दूसरों के साथ ज़्यादती नहीं करता, लिहाजा ऐसी सूरत में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में भी वो ज़्यादती नहीं करेगा। तो ये इसकी स्किल। अब ये तो मैंने वैसे चलते-चलते मुझे किसी जगह से बड़ी अच्छी मिली, तो मैंने कहा यार ये बड़े काम की चीज़ है, इसको हम लगा लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं इसको जाके, ठीक है ना? और यहाँ पे उनका कंपनी का नाम था, वो मैंने हटा के अपना यूट्यूब पे चैनल का टैग लगा दिया, इको टैग मैंने, ताकि जो है वो उनका इश्तहार ना आए, मेरा इश्तहार आए। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद आगे कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन जो है, इसके ऊपर जब आप बात करते हैं, तो देखिए ये दूसरी एक एक्सपर्ट ने कहा है, उसने कहा जी कि इसके लिए जो स्किल्स चाहिए ना, वो जो सूरत हाल है वो ये कि दूसरे की रिस्पेक्ट करना, दूसरे को इज्जत से पेश आना, ये बड़ा ज़रूरी है कि वी शुड पे रिस्पेक्ट टू द अदर, दूसरों की रिस्पेक्ट जो है हम ज़रूर करें। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है ना, ये बच्चा है, ये बड़ा शरारती बच्चा है, क्या नाम है यार, इसने कराची याद करा दिया, तो मोहम्मद जैन, कराची याद करा दिया यार, कराची की बड़ी यादें यार हमारी, समुंदर याद आ जाता है, नहीं आइंदा से मुझे याद नहीं कराना कराची। अच्छा बच्चों, तो अब बात ये आ गई कि हम ये बात कर रहे थे कि सबसे पहली बात जो है वो है रिस्पेक्ट, दूसरे की रिस्पेक्ट करना। दूसरी बात ये है क्रिएटिव सोल्यूशन, जो पहले भी हम पढ़ के हैं। सोल्यूशन जाहिर है आम सोल्यूशन तो कोई भी दे सकता है, बच्चा भी बता सकता है, कोई क्रिएटिव मसले का हल नहीं है ना। और आजकल तो पता है आजकल सप्लायर और कस्टमर में आईटी बेस्ड प्रॉब्लम्स और पता नहीं क्या क्या है, तो उसमें तो बड़ा ही क्रिएटिव सोल्यूशन चाहिए होता है। और फिर ये है कि रिकग्नाइज करना कि अगर ये मसला हल नहीं होता तो दोनों पार्टीज का नुकसान है, ठीक है जी। और आइडियालॉजिकली आप जो है डिस्कस करें मामलात को, चीज़ों को पुट अप करें, सामने लाएं और अंडरस्टैंड करें वैल्यूज, सोल प्रोफाइल, क्या वैल्यूज है एक दूसरे की, क्या डिफरेंस है एक दूसरे की सोच में, ठीक है जी। नेवर प्रूविंग द अदर रॉन्ग, कभी दूसरे को गलत साबित नहीं करना चाहिए। हर बंदे की अपनी को मजबूरी होती है, हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है। कभी भी आइडियोलॉजी और रिलीजन जो है उसको डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का जो मजहब है उस पर सोच समझ के कारबंद होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ा बड़ा क्रूशल इशू होता है, तो इन चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। तो क्या है, रिस्पेक्ट दी जाए, क्रिएटिव सोल्यूशन लाया जाए, ठीक है जी। रिकग्नाइज किया जाए कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो दोनों पार्टीज का नुकसान है। वैल्यूज को और थॉट बिलीव्स को बीच में यहाँ नहीं लाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दूसरे को गलत साबित करके हमने क्या लेना है, और फिर अंडरस्टैंड करना चाहिए वैल्यूज को, जो कि सोल प्रोफाइल है हमारा। और फिर इसके बाद यूजिंग टेक्निक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, दूसरे की सोच क्या है, इसको जान लेना। ये इतना आसान काम नहीं इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन बहरहाल ये आर्ट हमें सीखना पड़ेगा अगर हमें मैनेजरियल फील्ड में रहना है, बिजनेस स्टडी, बिजनेस की फील्ड में रहना है, चाहे हमें अकाउंटेंट की हैसियत से रहना है या ऑडिटर की हैसियत से रहना है, या हमें कंसल्टेंट की हैसियत से रहना है, किसी भी हैसियत से आपने प्रोफेशन में जाना है,
तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दूसरे के ब्रेन में जो बात चल रही है उसका इल्म आपको होता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसकी मिसाल आम तौर पे देता हूँ, आप ही क्यों नाराज हैं, अम्मा गुस्से से क्यों बोल रही थी, अब्बा ने आज क्यों डांटा, क्या वजह थी। तो ये कुछ बातें बताई जाती, कुछ हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस में बतानी होती है। और नेवर बी क्या कहते हैं कि बेलिग्रेंस, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अग्रेसिव हो के बर्न आउट हो जाए। देखिए ये जो बर्न आउट होता है ना, इसका दोनों पार्टीज को नुकसान होता है, इसका कभी भी फायदा किसी को नहीं होता। तो जब दोनों पार्टीज बर्न आउट हो जाती हैं, एग्रेसिव हो जाती है, फिर तो कोई मसला हल होना भी है तो नहीं हो सकता ना जी। तो दूसरी बात ये विलिंगनेस टू फॉरगिव, हमेशा एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि जो गलतियां हो गई इसको फॉरगिव कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए, मामलात को आगे चला जाए। और रिकग्निशन ऑफ इनजस्टिस के, जहाँ कहीं आपसे ज्यादती हुई है आप जान सकें, और अगर दूसरी पार्टी से ज्यादती हुई तो आप रिकग्नाइज कर सकें कि कहाँ क्या ज्यादती हुई है। सो दीज आर द थिंग्स। तो आप दोनों में से कोई भी एक जो है आप गो थ्रू कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ये तो गया हमारा वर्क डन, जिसके अंदर हमने कॉन्फ्लिक्ट के एतबार से जानने की कोशिश की, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किस किस टाइप्स के होते हैं, इनको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, इनको रिजॉल्व करने के लिए किस तरह की स्किल्स चाहिए होती है। इसलिए इस टॉपिक को मैं अब यहीं पे वाइंड अप कर देता हूँ। कल असल में 8-10 मिनट रह गए थे या 7 मिनट, उसके अंदर ये होना नहीं था किलमन स्ट्रेटेजी, इसलिए मैंने इसको आज भी शिफ्ट कर दिया था। अब मैं यहाँ पर जो है फॉर द टाइम बीइंग स्लाइड जो शेयर की थी वो फौरी तौर पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो आपने ये नहीं समझना कि सामने से पिक्चर चली गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं ज़रा व्हाट यू कैन से स्टॉप शेयरिंग द पिक्चर। तो पिक्चर्स को जो मैं शेयर कर रहा था स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा से फिर आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। ये आर्ट आपकी लाइफ में इंतहाई जो है आप कह सकते हैं कि अहम रोल प्ले करेगा, और आई होप कि आपकी जो लाइफ है उसके अंदर इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस रहेगी। सो आई एम गिविंग यू समथिंग वेरी स्पेशल टुडे। आपको बड़ी स्पेशल चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ, और जो मैं चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है निगोशिएशन स्किल्स। निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक है हमारा, और मैं आपको निगोशिएशन स्किल्स सिखाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इंतहाई नामुमकिन हालात में जब इख्तलाफात अपने अरूज पे हो, सिचुएशन जो है वो कभी लगे कि यार मेरे बस से बाहर है, तो मैं आपको ये आर्ट सिखाता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो निगोशिएशन करेंगे और किस तरह से आप अपनी बात को मनवाएंगे। अब सवाल ये है कि निगोशिएशंस काम कैसे करती हैं और किस तरह की सिचुएशन से प्रिवेल करती हैं। मुझे याद है मैं एक कंपनी का जिक्र कर रहा था आपसे कल, मॉर्गन केमिकल्स। मैं इंटर्नशिप के लिए गया था, तो जहाँ वहाँ बाकी बातें थी, एक मसला और भी था। वो मसला ये है कि अब आपने देखा होगा पीटीसीएल का कनेक्शन एक ही होता है। उस जमाने में कनेक्शन दो तरह के होते थे, इंटरनेशनल कनेक्शन और होता था और लोकल कनेक्शन और होता था। तो चूंकि हमारा काम इंडेंटिंग का था तो हमें कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे कनेक्शंस की जरूरत पड़ती थी, और हमारी जो फर्म थी उसके पास 3 कनेक्शन मौजूद थे पहले से। अब हमने 3 और अप्लाई कर रखे थे पीटीसीएल को लैंडलाइन नंबर्स के लिए। इस पर हमारा जो बिल्डिंग का ऑनर था वो साइन करने के लिए तैयार नहीं था, चूंकि उसकी रजामंदी के बगैर हमारा फोन लग नहीं सकता। तो 3 पहले लगे हुए थे, तो वो 3 से ज्यादा हमें फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने ज्वाइनिंग की थी ऑलमोस्ट कोई कह ले के दैट वाज सर्दियों के दिन थे, 1 अक्टूबर, लाइट से मौसम था। तो ये बात है कोई नवंबर मिड की, कि नवंबर मिड में मेरे बॉस ने कहा कि जी ये फाइल तुम्हारे पास है, इस पर साइन उस बंदे के चाहिए, वो करने नहीं चाहता। मैंने भी कोशिश कर ली, नहीं कर रहा। फलां भी बंदा गया था, फलां भी गया था, वो नहीं कर रहा। तो लो भाई ये जरा तुम यंग आदमी जरा तुम जाके देखो। उसका ये ख्याल था जाएगा वो डांट डपट के बिता देगा। खैर एनीवे मैं गया वहां पे। तो एज यूजुअल मेरी आदत है, जैसे आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं, मैंने कोट वोट पहना हुआ था। बड़ा अच्छा कोट था, ये भी अच्छा है, लेकिन वो बहुत आला कोट था। उससे मुझे याद है ब्लू कलर का कोट था, उसके साथ मेरी ब्लू टाई थी। उन दिनों फूल वाली टाई का बड़ा फैशन होता, तो मैंने वो लगाई हुई थी।
लेकिन वो जो आदमी था, जो लैंडलॉर्ड था, ही वाजंट वेरी एजुकेटेड पर्सन। वो अपना वो जो होता है ना, वो हमारा पंजाबी स्टाइल में कुर्ता शलवार पहन के बस सिटिंग, और एक बड़ा सा टेबल था, बहरहाल बैठा वो ऑफिशियल तरीके से। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया, वो कोई बात कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ भाई यंग मैन, आप किधर आए? वो फाइल उसने देखी, कहता है ये जो मसला आप लेके आए ना, ये पहले मैं जवाब दे चुका हूँ कि इसके ऊपर मैं कोई पेशरफ्त नहीं कर सकता, और मैंने अपनी लिमिटेशंस भी आपको बता दी थी। मैंने कहा सर अब मैं आया हूँ आपके पास, तो मुझे कुछ कहने का मौका तो दिया जाए, बजाय इसके कि आप पहले ही फैसला कर लें। तो एक मौका तो बनता है कि आप मुझे बात करने के लिए कोई मौका दें। तो बात लॉजिकल भी लगी उसको, कहा कि हाँ यार बंदा सूट शूट पहन के आया है, इतनी दूर से आया है, तो चलो नहीं करना काम ना सही, इसकी बात तो सुन ले ना। मैं कहा हाँ यार तुम आ जाओ इधर, तुम्हें चाय भी पिलाते हैं। चलो शुक्रिया जी। उसने कहा अच्छा चलो बात करो, क्या क्या। मैंने कहा सर बात ये है कि आपका बकौल हमारे पास 3 कनेक्शन है। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा जी कभी आपको कंप्लेंट आई हो कि हमने बिल लेट किया है? उसने कहा नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा जी कभी आपको हमने रेंटल लेट दिया? उसने कहा जी नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा देखें सर बात ये है कि जिस जिस चीज का कोई एक बंदे ने एक जुर्म किया नहीं, तो उसकी सजा उसको क्यों दी जाए? देखिए ना, एक आपका एक इंटेंशन है या आपका एक परसेप्शन है जिसके तहत आपको लगता है कि हम बहुत सारे टेलीफोन जब लगा लेंगे, तो शायद जब हम रेंटल छोड़ के जाएंगे या ये प्रेमिसेस छोड़ के जाएंगे, तो आपके बिल अदा नहीं करेंगे। तो यही यही सोच है ना आपकी। तो देखिए ये तो आपका परसेप्शन है, या आप हमारे मतलब एक नेगेटिव एटीट्यूड रख लेते हैं, तो ये तो जायज़ नहीं है। एक बंदा जो इतने सालों से आपका रेंटल भी पे कर रहा है, टाइमली हर चीज़ पे कर रहा है, तो सर दिस इज इनजस्टिस इन द सेंस। उसके ज़हन में पता नहीं क्या है। उसने कहा ला यार फाइल। मैंने फाइल जो तीनों को दड़ 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 साइन मार दिए। वो मैं आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैं वापस गया ऑफिस, तो उसने तो चाय शाय पिलाई थी, बॉस ने भी केक मंगवा लिया। उसने कहा वाह वाह क्या निगोशिएशन स्किल्स है। उसने पूछा तो उसने कहा क्या, आपने क्या कहा? मैंने उनको बताया। तो बॉस ने कहा कि इस तरह बात की है कि बंदे को इस तरह तुमने गड्ढे में गड़ दिया जैसे कि पोल को खड़ा कर देते हैं, खंबे को खड़ा कर देते हैं। न दाएं हिल सकता है ना बाएं हिल कर सकता है। उसको ऐसी जगह लाकर फंसा दिया है कि सिवाय सिग्नेचर करने के उसके पास कोई रास्ता था ही नहीं। अगर इसके बाद भी वो इनकार करता तो फिर वो शर्मिंदा होता, आप शर्मिंदा नहीं होते। तो बहरहाल हो गया जी, आपने केस बहुत ही अच्छा प्लीड किया, आपने बड़ा अच्छा उसको मंतक दिया और वो एग्री हो। तो ये असल में निगोशिएशन स्किल्स हैं। कभी सप्लायर के साथ करनी पड़ती हैं, कभी कस्टमर्स के साथ, कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में दोस्त के साथ, कभी किसी दूसरी कंपेटिटिव कंपनीज के साथ, कभी हमारा जो है बिलिंग के ऊपर किसी के साथ इश्यू बन जाता है, तो वहाँ पे हमें इस स्किल की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। इसमें कम्युनिकेशन का भी बड़ा हाथ है। तो जो हमारा कोर्स का कंटेंट लिखा हुआ मैं आज लाया नहीं, शायद मैंने प्रिंट नहीं किया, तो वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। उसके ऊपर कम्युनिकेशन को अलहदा से भी एक लाइन लिखी हुई है कि कम्युनिकेशन पे भी बात थोड़ी सी होनी चाहिए। आई थॉट कि कम्युनिकेशन वैसे भी आप एज अ कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के हवाले से कहा है कि जो कम्युनिकेशन है वो ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि मैं बड़ा कूल लग रहा हूँ, तो थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो कुछ बच्चे जो हैं वो जो है सवाल कर रहे थे। चलें अभी मैं देखता हूँ इसके ऊपर। मैं अब बात करता हूँ बच्चों, निगोशिएशन की तो समझ आई ना कि है क्या। मैं ऐसे ही शुरू कर देता, टॉपिक समझ ना आती। तो आप इसकी उर्दू क्या कर सकते हैं? आप इसकी उर्दू कर सकते हैं बातचीत, और अच्छी उर्दू कर सकते हैं गुफ्तो शनीद। तो गुफ्तो शनीद की ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें? गुफ्तो शनीद की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम जो है किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं, किसी इशू में फंस जाते हैं और डील करना। अब इसमें सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट आर रखा था वो रखा था कि एक तो निगोशिएशन के बारे में बताऊं कि क्या है, क्योंकि अभी तक तो मैं बातें कर रहा हूँ ना, तो डेफिनेशन की भी ज़रूरत है। फिर मैं एक बात बताऊं, जो डेड लॉक होता है कि कभी कभी कोई गुफ्तो शनीद एक जगह पे आकर रुक जाती है और दोनों पार्टीज वॉकआउट कर जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है सॉरी वो फिर बात लंबे अरसे तक फंसी रहती है। और फिर आ जाती है अप्रोच टू निगोशिएशन के हमारी अप्रोचेस क्या है निगोशिएट करने की। तो ये 3 बातें पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि निगोशिएशन है क्या।
अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाते हैं तो वो कहते हैं मैनेजमेंट के हवाले से, तो कहते हैं निगोशिएशन डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, एक ऐसी डिस्कशन जिसका मकसद है, जिस ऐसी गुफ्तगू जिसका मकसद है कि दो पार्टीज जो हैं वो किसी एग्रीमेंट तक पहुंच जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल द निगोशिएशन। अब जब हम बात करते हैं निगोशिएशन की तो हम कहते हैं कि निगोशिएशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, who consider that they need to jointly involve in an outcome, जिनके जो कि मानती हैं कि हमें jointly एक outcome की तरफ जाना चाहिए, but who initially have different objectives, जो initially बड़े different objectives रखते हैं और seek by use of argument and persuasion resolve their differences in order to achieve mutually acceptable solution, और वो अपने आर्गूमेंट की मदद से, अपनी परसुएशन की मदद से इशू को रिजॉल्व करने के लिए दलाइल पेश करते हैं और आखिरकार कोशिश करते हैं कि एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन की तरफ जा सकें, एक ऐसा रास्ता निकाल सकें जो कि दोनों पार्टीज के लिए काबिल कबूल हो। तो हमने कहा कि आसान मीनिंग जो है या आसान इसकी जो एक्सप्लेनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो ये है कि डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट। लेकिन वैसे निगोशिएशन एक ऐसा अमल है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और जिनका मकसद होता है कि हम मिलकर इस मसले को हल करें, जॉइंटली गो फॉर एन आउटकम। और इसका मकसद ये होता है कि हम आर्गूमेंट देके यानी दलाइल देके परसुएसिव तरीके से कमेंट्स करके कोई ऐसा रास्ता निकालें जो दोनों पार्टीज के लिए काबिल कबूल हो। इस चीज को जो है मैनेजमेंट की एक बुक में यूं लिखा है कि निगोशिएशन इज अ मेथड बाय विच पीपल सेटल डिफरेंसेस। ये एक ऐसा अमल है जिसमें लोग जो हैं अपने इख्तलाफात को सेटल डाउन करते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच कंप्रोमाइज और एग्रीमेंट इज रीच्ड। एक ऐसा अमल है जिसके ऊपर हम आखिरकार एक कंप्रोमाइज या एग्रीमेंट तक पहुंच जाते हैं, while avoiding argument and dispute, और कोशिश करते हैं बचते हुए कि जो है अवॉइडिंग आर्गुमेंट एंड डिस्प्यूट से बचते हुए और दूसरे के रीचिंग आर्गुमेंट से बचते हुए कि हम एक ऐसा रास्ता तलाश करें जिसके अंदर जो है दोनों पार्टीज के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। In any disagreement, individual understandably aim to achieve the best possible outcome for their position. Disagreement में दोनों पार्टीज ये चाहती होती हैं कि वो अपने लिए बेस्ट आउटकम ले आए। लेकिन प्रॉब्लम असल में निगोशिएशंस में ये होती है कि जो भी पार्टीज आती हैं वो अपने ख्याल में मैक्सिमम के लिए आती है। हर पार्टी अपने ख्याल में मैक्सिमम लेने आती है कि मैं ये भी अचीव कर लूंगा, मैं ये भी प्रूव कर दूंगा, मैं ये भी प्रूव कर दूंगा। लेकिन निगोशिएशन करने वाले जो आगे बैठे होते हैं उनके जो कोई आर्गुमेंट होते हैं ना, लिहाजा आमतौर पे ये होता है कि अगर ए पार्टी और बी पार्टी आर्गुमेंट देने आए हैं, निगोशिएशन करने आए हैं, तो दोनों मैक्सिमम हासिल नहीं कर सकेंगे। दोनों को कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, कुछ ले लो और कुछ दे दो, इस तरह से करके मसले को हल करना होगा और यही अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है इस चीज का। अब जहां तक सवाल है कि अगर कोई आपको निगोशिएशन करने के लिए मैं भेज दूं कि चले जी आपने निगोशिएशन करनी है, तो आप निगोशिएशन के लिए कैसे जाएंगे, क्या तरीकाकार अख्तियार करेंगे? तो मेरा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन फैमिली में भी अक्सर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें मुझे निगोशिएशंस में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। इवन दो मियाँ बीवी लड़ पड़े तो मार कुटाई हो जाए तो उसमें भी कभी कभी मुझे बाज़ मामलात में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। अल्लाह का शुक्र। लेकिन अगर आपको कभी निगोशिएशंस के लिए जाना पड़े तो क्या स्टेप्स फॉलो करें? देखिए, इसमें एक बात तो हमेशा आपने याद रखनी है कि निगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो यकलख्त नहीं होता, इसकी स्टेजेस है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेज में जब आप निगोशिएशन में जाते हैं तो आप प्रिपरेशन एंड प्लानिंग करते हैं, यानी
आप डायरेक्ट नेगोशिएशन पे नहीं जाते, आप प्रिपरेशन एंड प्लानिंग करें। अब सवाल ये है कि प्रिपेयर क्या करना है और प्लानिंग क्या। देखिए, ये तो बात समझना ज़रूरी है कि हम अगर रिजॉल्व करने जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, छोटा कॉन्फ्लिक्ट है, इसका नेचर क्या है, दोनों पार्टीज इसके बारे में क्या राय रखती हैं, परसेप्शन ऑफ बोथ पार्टीज, एनालाइज द इश्यूज इन्वॉल्व टू डिटरमिन द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, कि वो इश्यूज जो दोनों पार्टीज के वाइटल इंटरेस्ट में है वो क्या है, और देन एक्सटेंट ऑफ कंसेशन दे कैन ऑफर, कि दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट क्या है और वो एक दूसरे को क्या कंसेशन ऑफर कर सकते हैं। आउटकम, बेस्ट टू मिनिमम आउटकम एंड स्ट्रेंथ आर वीकनेसेस ऑफ द पार्टीज, के दोनों पार्टीज किस हद तक दूसरे को कंसेशन दे सकती हैं, किस दोनों पार्टीज के लिए आउटकम बेस्ट क्या हो सकती है, टू मिनिमम, यानी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, और दोनों पार्टीज की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। अब ये देखने में लग रहा है कि सिर्फ एक पैराग्राफ है, लेकिन बड़ी बात है। पहली बात, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। बाज कॉन्फ्लिक्ट माइनर लेवल के होते हैं और बाज बड़े सीवियर लेवल के होते हैं। इसके बाद मसला ये है कि इशू इन्वॉल्व जो हैं पार्टीज, उनकी इसके बारे में परसेप्शन या उनकी राय क्या है, दोनों पार्टीज का मफाद क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्या कंसेशन दे सकती हैं निगोशिएशन में। और ये भी है कि दोनों पार्टी को अलग अलग देखा जाए कि वो मैक्सिमम क्या हासिल कर सकती हैं और वो मिनिमम क्या हासिल कर सकती हैं, दोनों चीज, और दोनों पार्टीज की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है, ये दो चीजें। तो हम इसे कहते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। ये पहला स्टेप है। अगर ये स्टेप अच्छा ना किया जाए, तो अक्सर लोग जब ये स्टेप अच्छा नहीं करते तो निगोशिएशन में आते तो सिवाय किसी काम को करने की जाए वो कहते हैं ना, गोंगियां छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो पीछे दलील तो है कोई नहीं, लॉजिक तो है कोई नहीं, तो इश्यू की हिस्ट्री नहीं देखी, तारीख नहीं देखी, मसला शुरू कब हुआ था, मसले के शुरू होने के बिहाइंड फैक्टर्स क्या थे, दोनों पार्टी इस पर सोचती क्या हैं, एक पार्टी मैक्सिमम क्या ले सकती है, क्या दे सकती है, कंसेशन क्या कर सकती है, एक पार्टी की स्ट्रेंथ क्या, वीकनेसेस क्या। तो जब तक हम ये नहीं जानते, हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ये पहली स्टेज। दूसरी स्टेज ये है कि डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स। अब डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स का मतलब ये होता है कि जैसे दो टीमें निगोशिएशन के लिए आ रही हैं, एक ए पार्टी की एक बी पार्टी की, तो जिस तरह पहले से तय होता है, क्रिकेट का मैच है, हॉकी का मैच है, फुटबॉल का मैच है, मैच किस ग्राउंड पे होगा, दोनों टीमों में कौन कौन से प्लेयर शामिल होंगे, इस चीज का ऐलान जो है जनाब मैच से कम 24 घंटे पहले, 12 घंटे पहले हो जाता है। यहाँ पे भी इसी तरह निगोशिएशन शुरू होने से पहले इस निगोशिएशन में दोनों पार्टीज की तरफ से जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके नेम क्या है, उनके नाम क्या है। जैसे क्रिकेट होना है तो किस ग्राउंड पे होना है, इसी तरह ये जो निगोशिएशन है किस वेन्यू पे होनी है, जगह क्या है और इसकी टाइम लिमिट्स क्या है। इसको हम कहते हैं कि ये ग्राउंड रूल्स है। अब इसमें प्रोसेस एंड प्रोसीजर पे भी बात हो रही है कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो जब आप प्रोसेस या प्रोसीजर पे बात करते हैं, यू टॉक अबाउट व्हाट इज इट्स प्रोसेस एंड व्हाट इज इट्स प्रोसीजर। तो हम जब प्रोसेस एंड प्रोसीजर पे बात करते हैं तो तय ये होता है कि जैसे दो बड़े मुल्कों की टीमें आपस में निगोशिएट करने जा रही, जैसे कि चाइना और इंडिया की आजकल चलेगी, और बिकॉज कुछ जंगी कैदी भी बना दिए हैं चाइना ने, तो ऑब्वियसली दोनों मुल्कों में एक निगोशिएशन होनी है। तो इस निगोशिएशन के लिए ज़रूरी ये है कि दोनों पार्टीज की तरफ से कौन कौन से लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बताना ज़रूरी है। और फिर इसके
इसके साथ साथ प्रोसीजर भी तय हो सकता है कि पहले कौन बात करेगा, फिर उसको जो है मुतबादिल आर्गूमेंट कौन देगा, ये भी तय हो सकता है। यानी प्रोसेस भी तय हो सकता है, प्रोसीजर भी तय हो सकता है कि जी हर पार्टी के एक बंदे को बोलने का मौका एक दफा दिया जाएगा या 2 दफा दिया जाएगा। तो ये यू कैन सेट द रूल्स लाइक दिस कि व्हेन वन पार्टीज मेंबर ए, मेंबर बी, मेंबर सी, मेंबर डी सब ने ऐड कर दिया, फिर दूसरी पार्टी का मेंबर ए, मेंबर बी, मेंबर सी, मेंबर डी, इस तरह से नेगोशिएट होता है। जैसे आपको याद होगा एक वो होती थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए कायदे आजम गए थे इंग्लैंड, याद होगा। उसमें भी बकायदा कुछ ग्राउंड रूल्स, उसके अंदर तो बकायदा ये रूल्स हैं कि सेवरल ऑफ डेज जारी रहती है, और उसके अंदर ये तय किया जाता है कि जो स्पीकर है जब तक वो बोलना चाहता है बोले, और जो आर्गुमेंट देना चाहता है दे, और फिर मुतबादिल पार्टी भी आर्गुमेंट दे। ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसलिए की जाती है कि जो मसला है उसके हल को तलाश करने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ है। तो जाहिर बात है ये आई थिंक सन 1930 के वाक़यात हैं जब कायदे आज़म को इंग्लैंड जाना पड़ा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया का मामला था या इंडिया की आज़ादी का मामला था कि इसके अंदर क्या किया जाए। तो ये डिफरेंट इश्यूज हैं ज़ेर बहस आए थे। अब इसके अंदर जो दूसरा इशू है वो है क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। देखिए अब बात आ जाती है क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। अब ये जो ऊपर वाले 2 स्टेप्स थे ना, ये निगोशिएशन शुरू होने से पहले की 2 स्टेजेस है, बिफोर निगोशिएशन। उसकी वजह ये है कि आप किसी निगोशिएशन के लिए तैयारी जाहिर है निगोशिएशन से पहले करते हैं, और जो ग्राउंड रूल होते हैं वो भी निगोशिएशन से पहले ही तय किए जाते हैं। अब जो मामला है वो है क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन का। तो ये क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन आपने कहाँ देनी है, ये आपने जाहिर है कौन जो निगोशिएशन स्टार्ट होगी उसी में देंगे। तो बोथ पार्टीज हैव टू प्रेजेंट इनिशियल व्यू पॉइंट, कि उनका इनिशियल व्यू पॉइंट क्या है, और दोनों पार्टीज अपने इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू की पार्टी ऑफर्स इट्स एक्सप्लेनेशन, अपनी एक्सप्लेनेशन देती हैं, अपनी क्लैरिफिकेशंस देती हैं और अपनी जस्टिफिकेशंस। मैंने आज तक ये सुना है कि ये जो पहली क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन का मौका आपको मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर आपने सही डायरेक्शन में मामले को रख दिया, अगर यहाँ पे आपने मामले को दुरुस्त सिम्मत में ले गए, तो फिर आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। यानी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करना ना, आपको जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दुरुस्त साबित करना है, उसके लिए आपको दलील देनी है। और अगर वो दलील देने में आप कामयाब हो जाते हैं, आप साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि आप इनोसेंट हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं उसका हल यही है, तो अगर आप ये तजवीज़ करने में या एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी विन है। मुझे याद है कि मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, एक दफ़ा एक नेगोशिएशन हुई थी कश्मीर इशू पे, इंडो पाक मुज़ाकरात हुए थे, और मुझे याद है कि जो पाकिस्तानी टीम है उसने इस कदर अच्छी जस्टिफिकेशन दी थी, क्लैरिफिकेशन दी थी कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर था उस तक उनकी टीम पहुंची, और उन्होंने कहा कि सर वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वाकई वो सिंसियर है कि इस मसले को हल किया जाए, और ये दोनों कौमों के लिए बड़ा तर्ज फर है, तो अगर ये हल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मसला ये था कि क्लैरिफिकेशन अच्छी देने के बावजूद और सारी बातें इन द रूम मानने के बावजूद जो इंडियन टीम थी वो कुछ भी एडमिट करने को तैयार नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि उनके ऊपर कौम का या अपनी नेशन का बड़ा सख्त किस्म का दबाव था, इसलिए वो बावजूद इसके कि वो विलिंग थे कि मसले को रिजॉल्व करते, सिंसियर थे, बट अनाउंस करने को तैयार नहीं थे। तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन बहरहाल हम हर जगह तो इतनी टाइट डिस्कशन में नहीं ना होते। बिजनेस इश्यूज के अंदर तो ये होता है कि हमें इतनी टाइट मार्जिन नहीं मिलती। वहां पे तो अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन ठीक कर दिया
तो पहली ही एक्सप्लेनेशन अगर एडमिट हो जाए तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने वो टेलीफोन वाले मामले में वो जो लैंडलॉर्ड साहब थे उनके सामने अपनी जो जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन रखी, तो वो यही रखी कि देखिए आपकी टेंशन अपनी जगह ठीक हो सकती है कि कोई बंदा बिल दिए बगैर आपका घर जो है या आपका जो ऑफिस है प्रेमिसेस छोड़ जाए। आप अपनी जगह ठीक सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसा मिसहैप हुआ हो, लेकिन बात ये है कि हमने तो वो जुर्म नहीं ना किया, तो उसकी सजा हमें नहीं मिल सकती। तो ये जस्टिफिकेशन काफ़ी थी। तो इसलिए पहली जस्टिफिकेशन बड़ी अहम होती है, और पर्टिकुलरली आगे चल के जब आप अपनी मैरिटल लाइफ में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ जस्टिफिकेशन अगर ठीक तरीके से दी जाए तो आप बड़े आसानी में रहते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको अपनी मदर इन लॉ के सामने कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाए या आपको अपनी वाइफ के सामने कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाए, तो वहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए। बात ऐसा होता है कि आपके हाथ कांप रहे होते हैं, जुबान भी वाइब्रेट कर रही होती है, लेकिन बहरहाल ये है कि अगर जस्टिफिकेशन अच्छी दी जाए तो अक्सर औकात बात मनाई भी जा सकती है। बहरहाल ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं बार्गेन करना। अब जब दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जस्टिफिकेशन दे दी है, तो फिर अब मसला ये आ जाता है कि यस वो पॉपुलैरिटी तो जाहिर होती है, लेकिन उसके बाद फिर दुश्मनी भी बढ़ी हुई है। लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी भी बढ़ी रखी। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि वुमेन समझ नहीं पाती, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, जो बिजनेस वर्ड है ना, वहाँ मर्द और औरत का कोई मैटर नहीं होता। वहाँ मैटर ये करता है कि लॉजिक क्या कहती है। हाँ, बाज केसेस में आप कह सकते हैं कि वुमेन्स आर ऑलवेज राइट, बट नॉट इन ऑल ऑफ द केसेस। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो फिर तो हम प्रोफेशनली चीज़ों को आगे लेके चल ही नहीं सकेंगे। नहीं, दिस इज नॉट, ऐसा नहीं है रियल सेंस में। फैमिली लाइफ में ऐसा हो सकता है कि यू कैन नॉट मेक योर थिंग्स अंडरस्टैंड फॉर योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर मदर, एंड सिमिलरली फॉर योर वाइफ एंड अदर इशू। बट इन ऑफिशियल लाइफ ऑब्वियसली हमें वही करना होता है जो दलील के साथ। तो अब दोनों पार्टीज ने आपस में अपना अपना जस्टिफिकेशन दे दिया, अपनी अपनी पोजीशन क्लियर की, उसके अंदर उन्होंने अपने अपने तरीकाकार को अडॉप्ट किया। लेकिन अब इसके बाद एक अल्टीमेट मामला पैदा होता है कि अब पार्टीज एक दूसरे को कंसेशन क्या देती है। बिकॉज देखिए, अगर दोनों पार्टीज अपनी पोजीशन चेंज छोड़ने को तैयार नहीं होंगी तो मसला तो कभी हल नहीं होगा। अगर मसला हल करना है तो पार्टीज हैज टू एडजस्ट द पोजीशन अगेन। तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे को कोई ना कोई कंसेशन जो है वो देनी पड़ेगी, और जब तक वो कंसेशन नहीं देते तब तक आप एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल जो सोल्यूशन है वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। एक्सक्यूज मी। तो देन यू कैन नॉट रीच अप टू अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। तो आप म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकेंगे। अल्टीमेटली दोनों पार्टीज को अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत मूव करना पड़ेगा, तब भी मसला हल होगा। और इसके बाद आगे आ जाता है कि अगर हम दोनों पार्टीज किसी कॉन्सेंसस पे पहुंच गए हैं, किसी ऐसे ऑप्शन पे पहुंच गए, अल्टरनेटिव पे पहुंच गए जिसपे दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन तक पहुंच गए, एक ऐसा अल्टरनेटिव हमें मिल गया है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसको लिख लेना चाहिए, इसको फॉर्मल एग्रीमेंट बना लेना चाहिए, और फॉर्मल एग्रीमेंट बनाने के साथ साथ हमें वो प्रोसीजर तय कर लेने चाहिए जिसके तहत हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है, और जिसके तहत हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि हम इस मामले को किस तरह से चला रहे हैं। तो दिस इज व्हाट यू कैन से कि ये है आपका जो स्टेप्स है। तो पहला स्टेप ये है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, कि एक तो ये है कि प्रिपरेशन की जाए, पहले से तैयारी की जाए। दूसरी बात है डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स तय किए जाए, कौन कौन जाएगा निगोशिएशन के लिए। तीसरी बात ये है कि क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन जो है
वो दी जाए इसके बारे में। और फिर ये है कि बारगेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उस इशू के ऊपर भी बात की जाएगी कि जब आप अपनी अपनी पोजीशन वाज़ह कर देंगे तो फिर ज़ाहिर है कंसेशन देंगे एक दूसरे को, और फिर दरमियानी रास्ता कोई निकलेगा। क्योंकि जब दोनों पार्टीज चलती हैं तो वो तो मैक्सिमम लेने के लिए निकलती है ना, प्लानिंग तो मैक्सिमम की होती है। लेकिन कहते हैं कि जब कभी आप प्लानिंग करें ना, अपनी प्रिपरेशन करें निगोशिएशन की, तो फिर ये भी ज़रा घर से सोच के निकले कि हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं और मिनिमम कहाँ तक जाना है और कहाँ तक फिर हमें आगे बढ़ना नहीं है। तो ये तय करके हमें निकलना चाहिए ताकि निगोशिएशन आसान हो। अब यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो मैं 3 बातें कहूँगा कि मैंने क्लियर कर दी हैं। एक, मैंने ये बता दिया कि निगोशिएशन क्या होती है। एक, मैंने आपको ये बता दिया कि निगोशिएशन की जो है वो स्टेजेस क्या हैं और इससे स्टेजेस ऑफ निगोशिएशन क्या है। तो स्टेजेस ऑफ निगोशिएशन पे बात होगी। अब हम चलते हैं अगले इशू की तरफ, और अगला जो इशू है इसके अंदर हम डिस्कस करना चाहते हैं, एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोनों पार्टीज जो हैं वो एक लेवल पे आके रुक जाती हैं और फिर दोनों ही पार्टीज कह देती हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं, और एक अरसे के लिए जो है हमारे मुज़ाकरात रुक जाते हैं। हम इसे कहते हैं ये है डेडलॉक। तो कहते हैं इफ ए डिस्प्यूट और सीरीज ऑफ नेगोशिएशन रीच डेडलॉक, neither side is willing to give all in sorry मैं दोबारा पढ़ दूं, neither side is willing to give in at all and no agreement can be reached। कोई पार्टी भी कंसेशन देने को तैयार नहीं है और इसलिए कोई भी एग्रीमेंट तक पहुंच नहीं पा रहा। तो कहते हैं इफ दिस डिस्प्यूट और सीरीज ऑफ नेगोशिएशन इज रीच, यानी सीरीज ऑफ नेगोशिएशन हो चुके हैं, डिस्प्यूट वैसे ही चल रहा है और कोई भी पार्टी विलिंग नहीं है टू गिव इन एट ऑल, के कोई भी चीज़ है दूसरे को दे, तो नतीजा ये है कि नो एग्रीमेंट कैन बी रीच एंड दे कॉल्ड फॉर अ कंप्रोमाइज ऑन ऑल साइड्स टू ब्रेक द डेडलॉक इन द वर्ल्ड ट्रेड टॉक्स। अक्सर होता है वर्ल्ड ट्रेड टॉक्स में, हम कहते हैं कि दोनों पार्टीज कुछ कंप्रोमाइज करें ताकि ये बात आगे बढ़े, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम इसको कहते हैं ये क्या है, ये डेडलॉक है। तो इसको हम कहते हैं डेडलॉक। अब मसला ये है कि हम कभी कोई डिस्प्यूट नाकाबिले हल तो नहीं, लेकिन हल तलाश ना हो सके तो फिर एक जगह पे जाके निगोशिएशन रुक जाएंगी, जैम हो जाएंगी या नतीजा खेज नहीं रहेंगी, तो हम इसको कहेंगे डेडलॉक। यहाँ हमें ये तो पता लग गया कि डेडलॉक है, लेकिन मुझे आपको वो स्ट्रेटजी सिखानी है, वो आर्ट सिखाना है जिसकी मदद से आप जिंदगी में डेडलॉक्स को हटा सकें। अगर आप कहीं निगोशिएशन करने जाते हैं तो कम से कम आपके रास्ते में ये डेडलॉक वाला इशू जो है हाय ना। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, कन्विंस करना चाहिए दूसरी पार्टी, रीजंस देने चाहिए why the concession sought by the other party cannot be accepted, कि जो कंसेशन दूसरी पार्टी जाती है हम क्यों नहीं दे सकते। यानी देखिए कंसेशन तो नहीं दे सकते लेकिन वजाहत तो दे सकते हैं ना एक अच्छे अंदाज के साथ कि ये हमारे लिए क्यों मुमकिन नहीं है। तो आप ऑफर कर सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, रीजन के ये कंसेशन हम आपको क्यों नहीं दे सकते, ये कंसेशन हमारे लिए क्यों काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट। जब आप ये कंसेशन नहीं दे सकते तो फिर जाहिर बात है आपको वजाहत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज़ का और भी हमें जो है ना बड़ा वाज़ेह एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, एक्सप्रेस करनी चाहिए कि अगर तो मैटर है कि एक्सप्रेस विलिंगनेस टू रिव्यू द मैटर, यानी आप अपनी विलिंगनेस जाहिर ज़रूर करें कि हम इस मैटर को रिव्यू करेंगे और कंसेशन और बेनिफिट्स और, ताकि जो है पार्टी वो टॉक से निगोशिएशन से हटे ना, तो इन फ्यूचर कोई ना कोई मसले का हल निकालने की कोशिश की जाए। तीसरी चीज़ ये है अटेम्प्ट टू क्लोज द डील ऑफरिंग सम बेनिफिट्स।
हमेशा डील को क्लोज करते वक्त कुछ बेनिफिट्स ऑफर करने चाहिए इन फ्यूचर, गिविंग एडिशनल कंसेशन और बेनिफिट इन क्या है शाबाश एंसेलरी कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल फाइनलाइजिंग द मेन कॉन्ट्रैक्ट। कि आपको चाहिए कुछ मजीद कंसेशंस दें जो पहले थी, ताकि पार्टी का इंटरेस्ट जो है वो अलाइव रहे, पार्टी का इंटरेस्ट अलाइव रहे। स्टेट डिस्क्रीटली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर। आप सीक्वेंस वाइज नहीं लेकिन डिस्क्रीटली आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि अगर ये मसला हल नहीं होता तो इसका नुकसान आपको ज्यादा होगा और हमें भी होगा आल्दो, बट अगर इसका नुकसान कितना बड़ा है अगर डिसएग्रीमेंट रहा। और अगर एग्रीमेंट हो गया तो फिर बेनिफिट कितने ज्यादा मिलेंगे, एडवांटेजेस कितने होंगे, इस बात की वजाहत पर हो सकता है कि पार्टी पिघल जाए और कहे कि हाँ यार ये तो बड़ी अकल की बात कर रहा है। तो इसलिए हमारे ख्याल में ये बड़ी ज़रूरी बात है कि पहली बात ये है कि डेडलॉक को ख़त्म करना है तो कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन दें कि जो कंसेशन आप नहीं दे सकते वो आपके लिए क्यों मुमकिन है। विलिंगनेस ज़रूर जाहिर करें, किसी भी मौके पे आप ये जाहिर ना करें कि हम अब मज़ीद निगोशिएशन नहीं करेंगे। यू मस्ट शो द विलिंगनेस एंड फ्यूचर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। हाँ ये है कि जो कंसेशन दी है एडिशनल अगर दे सकते हैं तो वो भी देने की कोशिश करें ताकि मेन कॉन्ट्रैक्ट तक जाते जाते मसला हल हो जाए। और आपको दो बातें बतानी चाहिए और वो ये है कि अगर मसला हल ना हुआ तो कितना बड़ा नुकसान होगा दोनों पार्टीज का, और अगर मसला हल हो गया तो कितना बड़ा फायदा होगा। अगर आप ये बताते रहें तो पॉसिबिलिटी यही है कि डेडलॉक नहीं होगा। तो ये 4 तरीके हैं डेडलॉक को खत्म करने के, डेडलॉक को डील करने। तो ये हो गया बच्चों जो डेडलॉक का मामला। अब अगर मैं सम अप करूं तो मैं इसको यूं कह सकता हूं कि मैंने आपके साथ जो बात की है वो निगोशिएशन पे की है, निगोशिएशन क्या होती है। फिर मैंने बात की है कि आप जो निगोशिएशन करते हैं तो आपको निगोशिएशन करने के लिए किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, यानी इसका प्रोसेस कैसे होता है। और फिर मैंने बात की है कि अगर निगोशिएशन कामयाब ना हो, रुक जाए, तो हम इसको डेडलॉक कहते हैं और डेडलॉक जो है उसको ख़त्म करने की स्ट्रेटजीज क्या होती है। अब एक बात ये भी है कि अक्सर औक़ात हम निगोशिएशन के लिए जाते हैं लेकिन इसके हमारे अंदर कुछ अप्रोचेस होती हैं। हर पार्टी की अपनी एक अप्रोच होती है। अच्छी अप्रोच जो होती है वो विन विन होती है कि आप इस अप्रोच के साथ निगोशिएशन में जाएं कि हमने एक कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉरी, हमें कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों पार्टीज जो है वो विन विन करें, दोनों का फायदा होगा। हम ऐसी को सूरत निकालेंगे कि एक पार्टी का विन करना दूसरे का लूज करना नहीं होना चाहिए। हम ऐसा कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि दोनों पार्टीज विन विन की तरफ जा सकें। एक तो ये अप्रोच है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसी को असर्टिव अप्रोच हम कहते हैं, इसी को हम कोलैबोरेशन अप्रोच भी कहते हैं। ये सबसे बेस्ट है। अब जो नुकसानदेह अप्रोच है वो है विन लूज, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। कोलैबोरेटिव की बजाय डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आप विन करें, दूसरा लूज करे। तो ऐसी सूरत हाल में आपके अज़ाइम अग्रेसिव हैं, आपके अज़ाइम अग्रेसिव हैं। एक तो आप अग्रेसिव हैं, दूसरा आपका बार्गेनिंग का जो अंदाज है वो फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है दूसरे के लिए। सो although we are going for distributive bargaining, तो distributive bargaining का मतलब ये है कि आप distributive में आ गए कि उसको आप wrong साइड पे फेंकना चाहते हैं और खुद आप win वाली साइड पे आना चाहते हैं। But the best approach is assertive, best approach is win-win, best approach is collaborative, and bad approach is win-lose, and bad approach is distributive and aggressive bargaining। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें इन दोनों को ही एक दफा क्लासिफाई करना चाहिए, तफसील में जाना चाहिए कि असर्टिव, जिसको हम इंटेग्रेटिव बार्गेनिंग कह सकते हैं, भाई दोनों मिल गए ना, आपस में मिलके विन विन पैदा कर लिए। इंटेग्रेटिव बार्गेनिंग क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या है, हम जरा इन दोनों को आमने सामने रख के फिर बात करते हैं। देखिए जहां तक ताल्लुक है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में हर पार्टी चाहती है कि उसे मैक्सिमम मिले, मैक्सिमम एडवांटेज उसे मिले।
लेकिन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में दोनों पार्टीज जॉइंटली चाहती हैं कि मिलकर दोनों मैक्सिमाइज करें, जॉइंट मैक्सिमाइजेशन। बड़ा फर्क है कि ए पार्टी और बी पार्टी मिलकर कहें कि हमें एक ऐसी कंडीशन में पहुंचना है जहां दोनों को मैक्सिमम मिले, और एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक पार्टी कहती है कि मैक्सिमम मुझे मिले और दूसरी जो है वो लूज कर जाए। तो इससे तो कोई चीज विन नहीं हो सकती, इससे तो हमेशा नुकसान ही होता है। जब आप चाहते हैं कि सारी विन आप कर लें तो दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, और जिसको नहीं मिलेगा क्या वो इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेगा? तो आप कहेंगे डेफिनेटली नॉट, ये ऐसा हो नहीं सकता। अब मोटिवेशन का जहां तक ताल्लुक है, इसमें मोटिवेशन ये होती है कि आप चाहते हैं आप विन करें, दूसरा लूज करे। जबकि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में बोथ पार्टीज चाहती हैं कि दोनों विन विन सिचुएशन को हासिल करें, यानी दोनों के लिए विक्ट्री हो। क्लियर जी? फोकस का जहां तक ताल्लुक है, फोकस का, तो फोकस डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में ये होता है कि obtain the opponent's agreement to specific target one's party's choice, के अपनी एक चॉइस लेके जाओ और उस चॉइस पर दूसरी पार्टी का एग्रीमेंट लेकर आओ। यानी आप पहले ही मैप बना के ले गए कि ये एरिया मेरा होगा और दूसरी पार्टी बस उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दे। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। लेकिन जो कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग होती है, इंटीग्रेटिव, वहां पे ये होता है कि ट्राई टू रीच ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल आउटकम, एक ऐसा आउटकम निकालो जो दोनों के लिए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो, जो दोनों के लिए बेनिफिशियल। इसके बाद आ जाता है आपका इंटरेस्ट। जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में होते हैं तो आपका इंटरेस्ट होता है अपोजिशन ऑफ द सेकंड पार्टी, आप अपोजिट जाते हैं। लेकिन जब आप इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में होते हैं तो आप म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पोजीशन पे जाते हैं जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, और आप उन्हें अपना पार्टनर बनाते हैं, यानी दे आर योर पार्टनर इन निगोशिएशन। आप उन्हें अपना अपोजिशन नहीं समझते। और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का जहां तक ताल्लुक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है तो आप विद होल्ड करेंगे इंफॉर्मेशन, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो आप शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन को, कोई चीज छुपाएंगे नहीं। और उसके बाद आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में आप रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं क्योंकि आप तो अपना उल्लू सीधा करें, लेकिन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में हमेशा लॉन्ग टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं रिलेशनशिप के, उस मसले को हल किया जाता है। जैसे शुरू में चाइना पाकिस्तान का भी बॉर्डर का एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन बाद में पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ एरियाज चाइना को दिए, जैसे कि तिब्बत में कुछ एरिया था, लद्दाख का था। फिर चाइना ने पाकिस्तान को तकरीबन अगर मैं उस दिन सुन रहा था 8000 स्क्वायर माइल का एरिया पाकिस्तान को दिया, और उसके बाद वो बाउंड्री वाल हमारा जो है हमारा बॉर्डर है वो सीधा हो गया। तो क्या हुआ कि उन्होंने भी वो एरिया ले लिया जो कॉम्प्लिकेटेड था, डिजाइन में नहीं आता था, और हमने भी वो ले लिया जो कॉम्प्लिकेटेड था, उनके लिए डिजाइन में नहीं आता था। तो डेट विल मेक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद चाइना, ठीक है ना। और इंडिया के साथ आज तक हमारा बॉर्डर जो है वो कभी भी प्रॉपर्ली डिसाइड ना हो सका। उसकी वजह ये थी कि हमने लॉन्ग टर्म पे उन्होंने सोचा ही नहीं। एनीवे, तो ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होती है। तो ये सिचुएशन होती है, और तो इसके अंदर दो सिचुएशन दिखी, एक विन विन, ठीक है जी, इंटीग्रेटिव, और एक विन लूज। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टी अग्रेसिव हो जाती है, तो फिर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें लूज लूज दोनों ही लूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज चाइना इंडिया बोथ गो फॉर वॉर, एक छोटा सा इलाका उसके लिए जंग पे निकल जाते हैं, तो दोनों के पास एटॉमिक वेपन है, तो नतीजा क्या होगा? कोई एक भी गेन नहीं करेगा, दोनों लॉस में चले, फाइनेंशियल लॉस भी करेंगे और उसके साथ साथ जो था वो भी खेल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आज का एक सेशन वाइंड अप कर देते हैं। पहले जो किया था वो तो कल का था ना, इसलिए मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग को। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ ये बात कर ली, निगोशिएशन क्या है, निगोशिएशन का प्रोसेस क्या है, निगोशिएशन डेडलॉक क्या होता है, उसे अवॉइड कैसे करते हैं, और निगोशिएशन की अप्रोचेस क्या है। अब मैं यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग करके एक दफा फिर आपके साथ जो है नए सिरे से एक नई प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करता हूँ। ये शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ।
ये भी एक तरीका है कि जब आप कोई काम करने लगे और आपको डाउट लगने का डर हो तो आप अपने पास चीज़ें महदूद रखें। तो मैंने अपनी स्क्रीन पे चीज़ें महदूद रखी हुई हैं ताकि इसमें मसला ही ना हो। तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो स्लाइड, इसके अंदर निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन आपके सामने फिर आ गया। इसके अंदर अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव निगोशिएटर, एक इफेक्टिव निगोशिएटर की स्किल्स क्या होती हैं, और कंसल्टेंट एंड आर्बिट्रेटर की बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन तो आपके साथ शेयर कर दी। तो यू सी, यस, अब मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ और यहाँ पे ये देखिए आपके सामने अब जो आ गया है ये 35th टॉपिक आ गया। अब चलते हैं जी स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव निगोशिएटर। आल्दो कि इससे पहले हमने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन अब जरा थ्योरेटिकली बात करते हैं कि एक अच्छे निगोशिएटर के पास कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। देखिए, जो एक अच्छा निगोशिएटर है उसका जो बुनियादी काम है वो ये होता है कि उसके पास जो है वो पहली चीज जो है वो ये होनी चाहिए कि वो एक्सप्लेनेशन किसी प्रॉब्लम की बड़ी अच्छी देनी जाए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम ये तब भी हो सकता है जब आपका एनालिसिस अच्छा हो, यू कैन एक्सप्लेन थिंग वेरी वेल। सिचुएशन को आप बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, सिचुएशन को आप बड़े अच्छे तरीके से बयान कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो अल्टीमेटली आप जो कहेंगे ना कि आप कोई रिजल्ट हासिल कर सकेंगे वो आपके लिए मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन अच्छी करें। फिर आपको ये भी करना पड़ता है कि यू मस्ट बी एन एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर का मतलब ये है कि देखिए कोई भी बंदा जो है ना, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले थे, बड़े अच्छे मेरे दोस्त थे, और हुआ ये कि लिसनिंग स्किल जब काम छोड़ जाती है ना तो कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता। आपका बड़ा अच्छा दोस्त हो, आपकी बड़ी अच्छी गपशप हो, लेकिन वो सुनने की सकत खो दे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। मसला ये बन जाता है कि क्या करें यार, इसको तो बात हमारी समझ ही नहीं आ रही। अब हुआ ये कि वो मेरे फर्स्ट कजन थे, और मेरे कई मामलात, जैसे मुझे जहाँ मैं घर बनाया है ये प्लॉट लेना था तो उन्होंने मशवरा दिया था, और इसी तरह बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें वो बड़ा तदब्बुर रखते थे, अच्छे मशवरे देते थे। तो वो मेरी बड़ी गपशप रहती थी, कोई मसला हो तो मैं उनसे मशवरा भी करता था। तो दोस्ती हमारी कुछ इस लेवल की थी कि मुझे याद है एक दफ़ा मैं उनके साथ गपशप कर रहा था कोई, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार वो फलां फलां प्लॉट तूने कहा था कि खरीदना है। तो मैंने उन्हें कहा कि जी वो खरीदना तो था, लेकिन जब मैंने हाँ की तो उस वक्त मेरा जहन में था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे, लेकिन जब बाद में देखा तो अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा अच्छा कितने पैसे कम थे जो तुमने निगोशिएशन नहीं की। मैंने कहा तकरीबन 1.5 पौने 2 लाख का तो फर्क था। तो उन्होंने कहा अच्छा 1.5 पौने 2 लाख का फर्क था। तो वो अंदर गए अपने रूम में और वहां से वो 1.5 लाख रुपए निकाल के या 2 लाख रुपए निकाल के ले आए। उन्होंने कहा कि यार ये पैसे ले जाओ, सुबह टोकन कर देना, बाद में देखेंगे क्या। तो इतने अच्छे मेरे ताल्लुकात। हुआ ये कि वो वापडा टाउन गोल चक्कर के पास कहीं गए हैं कोई बिल विल जमा कराने, तो वहाँ किसी बाइक वाले ने उन्हें हिट किया और वहाँ कोई सड़क बन रही थी तो एक पत्थर उनके सर पे लग गया। उससे ब्रेन इफेक्ट हुआ तो उनकी जो सुनने की सकत थी वो चली गई। सुनने की सकत जब चली गई तो इतनी पुरानी दोस्ती होने के बावजूद जब मैं उन्हें मिलने जाता था तो वो मुझे कुछ कहते थे, मुझे बात समझ नहीं आती थी, जो मैं कहता था वो उन्हें समझ नहीं आती थी। इन दी एंड ये होता था वो छोड़ छाड़ के बेडरूम में जा लेट जाते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्टिव लिसनर नहीं तो फिर तो आम जिंदगी में काम नहीं चल सकता। तो निगोशिएशन तो बहुत दूर की बात है। निगोशिएशन में आपको इतना अच्छा लिसनर होना चाहिए कि जो बात हो रही है वो एक ही दफा कही जाए तो आपको समझ आ जानी चाहिए, तो उसके अंदर किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो पहली बात ये है कि एक्सप्लेनेशन जो है ना आपकी वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आप जो है वो आप कह लीजिए कि एक एक्टिव लिसनर आपको होना चाहिए कि पूरी तौर पे जो बात कह रहा है बंदा उसके पॉइंट ऑफ व्यू तक समझ पहुंचना चाहिए।
अब आमतौर पे बच्चे ये समझते हैं कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब है हियरिंग। अच्छा, कान साफ कर लेंगे तो हियरिंग हो जाएगी। और भाई ये जो है ना, ये बात ये रिवायती होती है, कान साफ कर लेंगे। असल में लिसनिंग जो है ना, वो एक आर्ट है जिसके अंदर सिर्फ सुनना नहीं होता, देखना भी होता है। लिसनिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप चीज की रियलिटी तक पहुंचते हैं। अगर मैं आपको लिसन कर रहा हूं तो मैं दो काम कर रहा हूं। एक तो मैं आपकी बात कानों से सुन रहा हूं, दूसरा मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी देख रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं इस वक्त आपके फेस पे क्या एक्सप्रेशन है। आपके फेस के एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ये जानते हैं, कम्युनिकेशन को आप समझते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी इंसान तक पहुंचते हैं, अल्फाज बाद में पहुंचते हैं। अगर इंसान के अल्फाज और फेशियल एक्सप्रेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो इंसान वर्ड्स को मानेगा या फेशियल एक्सप्रेशन को मानेगा? क्यों जी, एक सवाल है आपके साथ। लेट्स सी, मैं आपके कमेंट्स में देखता हूँ कि अगर इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं, अल्फाज कुछ और कह रहे हैं, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन को लोगे कि वर्ड्स को लोगे? जी उस्मान, हुजैफा, किस चीज को लेंगे? जी, फेशियल एक्सप्रेशन को बिल्कुल सही। वलीद भी सही कह रहा है, शेख उस्मान भी सही कह रहा है, मलिक अब्दुल्ला भी सही कह रहा है, मंसूर भी सही कह रहा है कि अगर इख्तलाफ हो जाए दोनों में से तो आप फेशियल एक्सप्रेशन को लेंगे। उसकी वजह यह है कि जो चेहरा होता है वो सही आकाश करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसलिए एक्टिव लिसनिंग में वर्ड भी देखे जाते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन दोनों देखे जाते हैं, दोनों। आगे आ जाता है आपका जी जो मामला है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। जो बात आप कहना चाहते हैं उसके लिए फौरी तौर पे आपके जहन में अल्फाज आने चाहिए, वोकैबुलरी आनी चाहिए, सेंटेंसेस आने चाहिए, ताकि आप जितनी जल्दी हो सके कम्युनिकेट कर सकें इफेक्टिवली, क्लियरली, स्टेटमेंट बना सकें और बात कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मसले को आप टैकल नहीं कर सकते। अगर आपको मसले को टैकल करना है तो यू मस्ट कम्युनिकेट इन अ वे दैट कि आपको जो अल्फाज हैं, जो बातें हैं, वो इस तरह लेके चलनी है कि आपको फौरी जहन में आए कि मैंने यहाँ क्या कहना है, और जो कहना है उसको आप उसी तरह कहें जो कहना चाह रहे हैं, और आपकी बात को 2 से 3 दफा पूछना ना पड़े। आप पहली ही दफा में सही सेंटेंस बनाएं, सही लॉजिक बनाएं, सही सेंस बना के बात को करेंगे तो बात दूसरे को समझ आएगी। अब 3 बातें। पहली बात है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको एक्टिव लिसनर होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो बात आप कहना चाहते हैं उसके लिए आपका कर्टियस वर्ड भी होने चाहिए, लहजा भी होना चाहिए, ग्रामर भी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगली बात, कोई भी इंसान बदतमीजी करेगा ना दूसरे के साथ, कभी भी नहीं हो सकता कि वो इंसान उसको अच्छी तरह सुने। सवाल ही पैदा, दुनिया की हर निगोशिएशन का पहला असूल ये है कि एथिक्स एंड रिलायबिलिटी। आप जो बात करेंगे उसके अंदर शख्सियत की, एथिक्स की इंटेग्रिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ताकि एक इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट बन सके, एक कॉन्फिडेंस वाला माहौल बन सके, तो फिर निगोशिएशन आगे बढ़ सकता है। लिहाजा रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है, जो है बात करने के अंदाज में ये बड़ी ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आ जाता है इमोशनल कंट्रोल, जज्बात पर कंट्रोल। चूंकि आप जानते हैं बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिस पर इंसान इमोशनल हो जाता है, लेकिन तारीख गवाह है कि जो लोग जज्बाती हुए उन्हें फायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान हुआ है। हाल बता जिन लोगों ने इमोशंस पे कंट्रोल किया, जज्बात पे कंट्रोल किया, वो कामयाब। क्योंकि तारीख में हमेशा वो लोग कामयाब नहीं हुए जिनके पास ताकत ज्यादा। तारीख में ज्यादातर वो लोग कामयाब हुए हैं जिनके पास सेंस ऑफ लॉजिक थी, जिनके पास जो है जज्बात पर कंट्रोल था। लिहाजा वो सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो निगोशिएशन का पहला असूल ये है कि एथिक्स, और दूसरी बात यह है जज्बात पर कंट्रोल के कोई गलत भी बात कहता है, कोई नाकाबिल कबूल बात भी कहता है, तो हमें उसे जो है वो एक जज्बाती तरीके से नहीं टैकल करना, हमें उसे अच्छे तरीके के साथ काम एंड कूल डाउन कंट्रोल, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क।
आज के दौर में निगोशिएशन एक बंदे का काम नहीं है, पूरी टीम इन्वॉल्व हो सकती है, पूरी टीम इन्वॉल्व हो सकती है। तो जब पूरी टीम इन्वॉल्व हो सकती है तो हमारा काम ये है कि पूरी टीम के साथ हम कोलैबोरेट करें, पूरी टीम के साथ ताउन करें और आपस में हम जो है निगोशिएशंस को शेयर करें, इश्यूज को शेयर करें कोलैबोरेशन के तरीके से, हॉस्टाइल ना हो, हॉस्टाइल ना हो, तो एज अ टीम वर्क काम करें, कोलैबोरेट होकर काम करें और ताकि हम एक एग्रीएबल सोल्यूशन तक जा सकें। क्योंकि देखिए अगर तो ये अपोजिशन होती तो फिर तो हम एक दूसरे की टोंट करते हैं। जो निगोशिएशन करने आई है और बी पार्टी, उन्हें भी तो एक दूसरे से कोलैबोरेट होकर सोल्यूशन की तरफ चलना चाहिए कि इख्तलाफ जो भी है चलो मिलके इसका हल तलाश करते हैं। लेकिन एक बात है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग ये होती है सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, इसी को आप डिसीजन कहते हैं ना, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। मुख्तलिफ अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव को चूज करना, एक कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना, किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना, यही जो है क्या होता है हमारा, हम इसको कहते हैं हमारा जो है वो डिसीजन। मिसाल के तौर पे आपने कार खरीदनी है तो कार की बहुत सारी ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आप पिक करते हैं, हम इसको क्या कहेंगे, आपने डिसीजन ले लिया है, आपने फैसला कर लिया है। घर खरीदना है, बहुत सारे घर की ऑप्शन है, आप एक चूज कर लेते हैं, आपने कहते हैं जी एक अल्टरनेटिव ले लिया है, लिहाजा आपने डिसीजन ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्यों ये बात आ रही है? यहाँ पे ये बात आ रही है कि निगोशिएशन के दरमियान डिफरेंट अल्टरनेटिव सामने आते हैं। बाज़ का टीम की गलती से अल्टरनेटिव पहले आइडियल सामने आ जाता है। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि जैसे ही एक अच्छा अल्टरनेटिव सामने आए फौरन एक्सेप्ट कर लें, फौरन क्विकली उसे एक्सेप्ट कर लें और क्विकली आप जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट दे दें। तो नतीजा ये होगा कि आप एक कंप्रोमाइज के ऊपर जल्दी पहुंच जाएंगे, सेटलमेंट जल्दी हो जाएगी। तो ये आपके अंदर वाइजनेस होनी चाहिए कि जहां आपको अच्छी ऑफर मिली है फौरन यस कर, ठीक है जी। वो जैसे मैं छोटा था ना तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम, मैं एक ट्यूशन पढ़ा के आ रहा था, रास्ते में एक बाइक खड़ा था, पेंट वेंट हुआ था, बड़ा अच्छा था, मुझे नहीं पता जेन्युइन पेंट है नहीं। मैंने ऐसे उस बंदे से पूछा, उसको लिखा था फॉर सेल, मैंने कहा हालांकि वो मार्केट नहीं थी, वो तो मैकेनिक। तो मैंने कहा कि ये कितने का? उसने कहा जी 10,000। तो मैंने उसे ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार तुम्हें 8,000 दे दूं? कहता लाओ। तो ही एक्सेप्टेड इट, मुझे उसे 8,000 देना पड़ा। फिर वो बाइक घर ले गया, तो फिर वो बाइक के पे मैंने सैर कम की और बाइक ने मेरे दिक्के से बड़ी सैर की है। तो बहरहाल एनीवे, बाद में मैंने फिर उसको बेच दिया। तो बाद हम ये कह रहे थे कि जो निगोशिएशंस हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, वो ये भी है कि जब निगोशिएशन हो रही है और अच्छा ऑप्शन मिला है फौरन कबूल कर लें, फौरन एक्सेप्ट करें ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। इससे आगे चलते हैं, तो एथिक्स पे तो बात हो चुकी है, ठीक है जी। गुड पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, डोंट बी इन हरी एंड हरी टू क्लोज द डील। कभी भी आप ये शो ना करें कि आप थक चुके हैं और आप डील की तरफ जाना चाहते हैं, वरना अपोजिशन पार्टी ये समझेगी कि जल्दी में है, जल्दी में तो कंसेशन छीन लो इससे, जल्दी में तो कंसेशन छीन लो। हमेशा पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज ये देनी चाहिए कि आई एम काम, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको जल्दी होगी, मुझे कोई जल्दी नहीं। तो इस तरह फिर आप डील करते हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जिसके ऊपर मैंने बात की। क्या स्किल्स हैं जी? पहली बात, आपको प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, सुनने की सख्त आप में अच्छी होनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होनी चाहिए, एथिक्स का दामन कभी भी नहीं छोड़ना, इमोशनल कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और आप दूसरी टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकें, मिल के एक सोल्यूशन की तरफ जा सकें। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी तेज़ होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको हमेशा अच्छा बॉडी पोस्चर देना चाहिए जिससे लगे कि आप निगोशिएशन में दूर तक जा सकते हैं। अब इससे पहले हम निगोशिएशन में एक दफा बात कर चुके हैं कॉन्सिलिएशन आर्बिट्रेशन के ऊपर। आपको याद होगा हमने बात की थी मेडिएटर के ऊपर कि मेडिएटर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो फैसिलिटेट करती है निगोशिएशन को थ्रू रीजनिंग एंड परसुएशन
ऑफरिंग सजेशन के दोनों पार्टीज को सजेशंस देती है, हम इन्हें मेडिएटर कहते हैं। लेकिन एक होता है आर्बिट्रेटर, क्योंकि पहले मैं ये बात कर चुका हूँ, मैं इसको ज्यादा आगे नहीं लेना चाहूंगा। आर्बिट्रेटर एक ऐसी पार्टी होती है जो डिक्टेट कर सकती है एग्रीमेंट को, फैसला दे सकती है, ठीक है जी। तो मेडिएटर आपको सजेशंस दे सकता है दोनों पार्टीज को, आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपके सामने रख सकता है, आपके सामने अपना नॉलेज रख सकता है, एक्सपीरियंस रख सकता है, लेकिन जो भी फैसला करना है वो ए और बी पार्टी के को खुद ही करना है, मेडिएटर सिर्फ ये कर सकता है। लेकिन आर्बिट्रेटर में ये नहीं होता। आर्बिट्रेटर जो है बात को सुनता है और उसके बाद डिसीजन सुना सकता है, और वो डिसीजन बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के लिए, दोनों पार्टीज को फौरी तौर पर उसके अंदर बाइंड होना पड़ता है। अलबत्ता इसके अलावा कॉन्सिलिएटर और कंसल्टेंट होता है। कॉन्सिलिएटर ऐसी थर्ड पार्टी होती है जब दो पार्टीज ए और बी अपोजिशन में हैं और उनका आपस में बात करने का कोई इरादा नहीं है, उनके दरमियान कोई राब्ता ही नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में जो थर्ड पार्टी है वो दोनों में राब्ते का बाइस बन जाती है और दोनों को आपस में मिलाने की जिम्मेदारी लेती है, तो इसको हम कॉन्सिलिएटर कहते हैं। लेकिन ये कॉन्सिलिएटर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि हमारे रवायती खानदानों में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कॉन्सिलिएटर, वो इधर की बात उधर कर देते हैं, उधर की बात इधर कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि बजाय इसके कि सुलह हो, उल्टा और लड़ाई हो जाती है। तो वो बताता है कि अच्छा वो तो तुम्हें बुरा कह रहा था। कॉन्सिलिएटर को तो डिप्लोमेटिक होना चाहिए, दोनों के मुतालिक पॉजिटिव बात करनी चाहिए ताकि इख्तलाफ की वजह ना बने बल्कि इख्तलाफ को समेटा जा सके। तो ये कॉन्सिलिएटर का काम। अब आगे आ जाते हैं तो आ जाता है आपका क्या जी, कंसल्टेंट। कंसल्टेंट ऐसी सूरत में हायर किया जाता है जब दो पार्टीज एक इशू को खुद नहीं समझती, तो एक कंसल्टेंट हायर कर दिया जाए जो उस मामले में स्किल्स रखता है, जो उस मामले में एबिलिटीज रखता है, तो वो दोनों पार्टीज को गाइड करेगा। जब गाइड करेगा तो ये मसला हल करना आसान हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं ये है हमारा कंसल्टेंट। तो ये होती हैं चार चीजें। कौन कौन सी शाबाश? मेडिएटर सजेशंस देता है, बाइंड नहीं करता, ये आपकी अपनी मर्जी आप कौन सा सोल्यूशन लेते हैं। आर्बिट्रेटर बाइंड करता है, और तीसरी बात यह कि कॉन्सिलिएटर और कंसल्टेंट जो है, कॉन्सिलिएटर दोनों पार्टी को लिंक अप करता है और कंसल्टेंट जो है वो मशवरे देता नहीं बल्कि दोनों पार्टीज को अगर स्किल ना हो तो इम्पार्शियल थर्ड स्किल्ड पार्टी ले लेते हैं। जैसे मेरी और मेरे पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और हम दोनों को ही अकाउंट्स ना आता हो, तो हम एक अकाउंटेंट को एज अ कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। तो वो जो अकाउंटेंट है वो एज अ कंसल्टेंट दोनों पार्टीज को समझा सकता है कि अपने इश्यूज को कैसे आपने रिजॉल्व करना है या आपके इश्यूज में क्या प्रॉब्लम है, तो इसको हम कंसल्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे आके हमारे जो है वो तीनों मसले हल हो जाते हैं। एक तरफ हम समझ लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। दूसरा हम ये देख लेते हैं कि निगोशिएशंस क्या हैं और निगोशिएशंस को कैसे डील करना चाहिए। अब निगोशिएशंस के साथ एक अहम चीज़ है कि निगोशिएशन सिर्फ उसे आती है जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। जिसको कम्युनिकेशन नहीं आती उसको निगोशिएशन भी नहीं आती। इसका मतलब है कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू जिसको यकीनन हमें ज़ेरे बहस लाना चाहिए। और उसके लिए मैं दोबारा से आपके साथ एक स्लाइड शेयर करता हूँ। ये मुख्तसर सी स्लाइड है, ठीक है जी। बस 10-15 मिनट हम और काम करेंगे और फिर इसको वाइंड अप करते हैं, सम अप करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन उससे पहले ये स्लाइड आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, प्लीज सी दिस। अच्छा जी, तो स्लाइड तो शेयर होगी एज पर माय कंप्यूटर इज आस्किंग टू मी, तो मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 35th आवर मैंने कर दिया इसको ये। और यहाँ पे मैं सबसे पहली बात ये करता हूँ कि कम्युनिकेशन है क्या। देखिए, दो पार्टीज जब आपस में आइडियाज, फैक्ट्स एंड इमोशंस को शेयर करती हैं, हम इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के लिए या तो वो रिटर्न का सहारा लेते हैं या वो स्पीकिंग का सहारा लेते हैं और इसकी मदद से वो बात करते हैं या कोई और चैनल यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट्स एंड इमोशंस बाय टू और मोर देन टू पार्टीज। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि जब दो इंसान एक दूसरे से बातचीत करते हैं
तो A is talking with B, A is talking with B। तो मसला ये होता है कि या तो वो कोई आइडिया शेयर करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, फैक्ट्स शेयर करेंगे, लेकिन इंसान कभी दुख में होता है, खुशी में होता है, जज्बात में होता है, तो इमोशंस भी तो शेयर करता है ना, जज्बात को भी शेयर करता है। ये भी एक लाजिम बात है। तो हमेशा ये नहीं होता कि सिर्फ डायलॉग्स हो रहे हैं, फैक्ट्स हो रहे हैं, नहीं, जज्बात और इमोशंस भी एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं। ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितनी के बाकी चीजें। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन जो कि हम डिक्शनरी में देखते हैं। मैनेजमेंट की बुक में, हर बुक में कम्युनिकेशन का कम से कम एक चैप्टर ज़रूर होता है। यहाँ पे भी हम एक इसका जो टॉपिक है ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन में आम तौर पे कुछ ख़ास एंटिटीज़ होती हैं जिनका जिक्र होना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप ये कह लीजिए कि कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है। रेडियो सिग्नल मॉडल में आम तौर पे क्या होता है, रेडियो सिग्नल मॉडल में या स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक बंदा होता है जो कम्युनिकेट करना चाहता है और दूसरे के साथ बात करना चाहता है। तो एक सेंडर जो है वो शख्स है जिसके जहन में आइडिया आया है बात करने का, जिसके जहन में बात करने का ख्याल आया है। तो फर्ज कर लीजिए दिस इज अ बॉय, जिसके जहन में ख्याल करने का, बात करने का ख्याल आया है। तो जब बात करने का ख्याल आया तो यकीनी तौर पे इसके दिमाग में ही कोई मैसेज है, इसके दिमाग में ही कोई मैसेज है। तो ये मैसेज जो है ये कन्वे करना चाहता है, पहुंचाना चाहता है किस तक, इस तक। अब ये मैसेज पहुंचाने के लिए ऑब्वियसली कोई तरीकाकार होना चाहिए, कोई तरीकाकार होना चाहिए, कोई चैनल होना चाहिए जो कि इस खत को यहाँ तक पहुंचाएगा। तो इसका कई तरीके हो सकते हैं। इसको पोस्ट कर दिया जाए, इसको ईमेल कर दिया जाए, या आप जैसे किसी बंदे को कहा जाए कि यार ये खत मेरा पहुंचा दो, मेरे से कोई 1000-2000 ले लो। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो 1000-2000 रुपये लेकर डायरेक्ट पहुंचाते हैं, कोरियर। हाँ ये है कि वहां जाके वो एक अलग बात है कि वो साथ उसके साथ भाई भी उठा के ले लो जी, ये फीडबैक भी आ गई जी, तो वो एक अलग बात है। तो हम बात ये कर रहे थे क्या कि जी एक सेंडर है और वो मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो एंटिटी पहली क्या है, सेंडर है, और दूसरा क्या है, मैसेज, और तीसरा क्या है, चैनल जिसके जरिए मैसेज पहुंचना। अब आ गया रिसीवर। तो रिसीवर जो है, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4। रिसीवर जो है वो इस मैसेज को रिसीव करता है। और आप ये जानते हैं कि इसके अंदर पांचवा फैक्टर जो है वो है नॉइस, शोर। अब जो नॉइस है वो क्यों होता है? सवाल ये है कि देखिए बात ये हुई कि जब ये पैगाम यहाँ तक पहुंचता है तो आप कोई लेटर लिखते हो, तो लेटर लिखते हो तो क्या करते हो, आप अल्फाज जोड़ते हो। अल्फाज क्या होते हैं, कोड होते हैं। तो हकीकत में आप इनकोडिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इनकोडिंग कर रहे हो। और जो बंदा या बंदी अपने हालात में से पढ़ रहा है वो डिकोड कर रहा है। यानी मैंने लेटर लिखा और भेजा तो मैंने अल्फाज जोड़े, मैंने इनकोड किया, और वो मौसूफा ने या साहबा ने पढ़ा या वो साहब ने पढ़ा तो उन्होंने अपने हालात में से क्या किया, डिकोड किया। इसलिए वो डिकोडर है। तो रिसीवर डिकोडर होता है और सेंडर आमतौर पे इनकोडर होता है। इस तरह ये पैगाम जो है वो ए साइड से बी साइड पे पहुंच गया, ए से बी को पहुंच गया। अब इसके अंदर नॉइस एक अल्टीमेट चीज है जो होती है। असल में दो बातें, एक तो बात ये है कि नॉइस का होने की एक वजह जो है वो ये है कि जिस तरह आप जानते हैं कि कोई भी थ्योरी ले लें, कोई भी रिलीजियस थ्योरी ले लें, उसमें डेविल का वजूद है।
चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो मुस्लिमिज्म, कि शैतान जो है मौजूद है, और वो उसकी वजह ये है कि शैतान का मौजूद होने का या उसके वजूद को रखने का जो मकसद है वो ये है कि इंसान को याद रहे कि जो वो करने जा रहा है रास्ते में एक बड़ी रुकावट है, एक बड़ी हर्डल है, इसलिए ये वजूद रखा गया। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो बेशुमार नॉइसेस हैं, इसके बेशुमार किस्म के शोर हैं। वो शोर ऐसा भी है कि मैं बात कर रहा हूँ और कोई बच्चे शोर मचा देते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बात शोर ऐसे जो इंसान के अंदर के शोर हैं। इंटरेस्ट बदल गया, सोच बदल गई, पेन शुरू हो गई, माइग्रेन शुरू हो गई, तो ये नॉइसेस होते हैं। हमें इसलिए इनको इसका पार्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नॉइसेस को कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट ना बनाएं तो हमें ये क्या पता कि हमने केयर किस चीज की करनी है। तो केयर यकीनन उस चीज की करनी है जिसका हमने ख्याल रखना है कि ये ना हो। यानी हम चाहते नहीं कि नॉइस हो, तो नहीं करना चाहते तो इसको पार्ट बनाओ कम्युनिकेशन का, ताकि याद रहे कि इस चीज को हमने होने नहीं देना। जैसे डेवल को पार्ट बनाया है मॉडल का, शैतान को पार्ट बनाया है मॉडल का, लेकिन इसलिए बनाया गया है कि इसको हमने हावी होने नहीं देना। तो एक्चुअली तो ग्राउंड ये है। और तीसरी चीज, आखिरी चीज ये है कि इसके अंदर फीडबैक का होना भी जरूरी है, उसके बगैर बात नहीं बनती। चलिए मान लिया कि आपको एक कम्युनिकेशन प्रोसेस समझ आ गया है और आप कहते हैं सर लेक्चर वाइंड अप कर दें, हम थक गए हैं। सर बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैं आज देख रहा था कि सर आज थक गए, बड़ा थेटिकल था। अच्छा, तो हम अभी भी इस बात पे जोर देते हैं कि देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। तो चलिए जरा ये एमसीक्यू हल कर दें। इन रेडियो सिग्नल मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड। करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो हम देखते हैं आपने क्या लिया जी ऑप्शन। आप में से एक बच्चे ने ऑप्शन डी लिया है। वो एक बच्चा कह रहा है सर वो आप अच्छी बात नहीं बताते। तो भी कौन सी अच्छी बात जो नहीं बताते, सारी बातें तो बता रहा हूँ। अच्छा, तो डी ऑप्शन मोस्टली टेकन द स्टूडेंट्स एंड आई विल सी इनटू दिस। कि देखिए डी ऑप्शन क्यों बच्चों ने लिया, उसकी वजह ये है कि पहले सेंडर है, उसने कोड किया मैसेज को और फिर वो पहुंचा रिसीवर के पास जिसने डिकोड किया मैसेज को। ठीक है, वो रिसीवर है, और फिर उसने फीडबैक दिया कि मेरे पास तुम्हारा मैसेज पहुंच गया है। और फीडबैक के दो मतलब होते हैं, एक ये कि तुम्हारा पैगाम हमें पहुंच गया है, और दूसरा ये कि तुम्हारा पैगाम हमें समझ आ गया। जो पहला है फीडबैक पहले आ जाए, फीडबैक पहले कैसे आ सकता है? सेंडर कोड करता है, डिकोड तो करता ही नहीं है, गलत हो गई बात। कोडेड मैसेज सेंडर आ गया नहीं, पहले सेंडर आएगा फिर कोडिंग आएगा, लिहाजा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो यहाँ पे हम आज के लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। अगला टॉपिक मेरा जो है वो है मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसके ऊपर मैं अपने इंशाल्लाह कल के लेक्चर के ऊपर बात करूंगा। आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। आई होप सो फार कि आप मेहनत करेंगे, इन बातों को समझेंगे जो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो हार्ड वर्क कीजिए और इसको कीप योर सेल्फ अप। तो देखिए बच्चों, आप मेहनत करेंगे, आप 5 बच्चे जो हैं पहले ही जाना शुरू हो जाते हैं, फीडबैक भी नहीं देते। चले एनीवे, थैंक्स अ लॉट, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह।